बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और रोज़ाना हम बात करते हैं मौसम की, लेकिन अब हालात, वाक़यात, जज्बात सब कुछ चेंज हो गए हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोल प्राइस की, क्योंकि पेट्रोल प्राइस में रोज़ रद्द-बदल हो रहा है, इजाफा ही हो रहा है, कमी तो खैर इसमें बहुत ही कम होती है। तो जनाब, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के लिए हुकूमत ने जो पेट्रोलियम प्राइस रखे हैं उसमें 3 रुपये 34 पैसे का इजाफा कर दिया है फ़ी लीटर में। तो यूँ पेट्रोल की जो नई कीमत है कल 330 थी, आज 334 रुपये 54 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत है 395 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई, यानी डीजल में पूरे 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा हुआ है। और साथ साथ आपको ये भी पता है कि जमात इस्लामी जो है वो मुल्क गिर एक धरने के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैठी हुई है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जब तक जमात इस्लामी बैठी रहेगी तब तक हुकूमत जो है वो 3, 4, 5 रुपये का इजाफा किए जा रहे हैं। ये कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ टेंजेंट यहाँ पे चल रहा है जमात इस्लामी के साथ। लेकिन अगर धरना कर रहे हैं जमात इस्लामी, धरने का कोई फर्क तो पड़ना था ना, ये तो होना चाहिए था ना कि प्राइस कम हो। हाँ। हम ये देख रहे हैं तो रोज रुपीस में बढ़ रहे हैं। कल आपको याद है 5 रुपए 77 पैसे बढ़े थे, आज 3 रुपए बढ़ गए हैं। जी हाँ। तो ये कैसा धरना है कि यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस कम करने के लिए किया था और यहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस बढ़े जा रही हैं। इस पर भी तफसीली बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट कल के दिन में जो हुई है आपको उससे ज़रा आगाह कर दे। जनाब, बानी PTI की 2 रोज़ में शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म। कल सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जनाब बानी PTI को दो दिन में मुंतकिल किया जाएगा। बानी PTI आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। जो अगली समात होगी, मतलब जो आइंदा समात होगी वो होगी 16 सितंबर को। तो तब तक बानी PTI शिफा अस्पताल में रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया। बहन डॉक्टर उज़मा खान और जो ज़ाती मौलिज हैं बानी PTI के डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो उनके हमरा होंगे। और अदालत ने 7 सफ़हों पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया और लिखा कि कैद में होने के बावजूद हर शख्स इंसानी सलूक, ज़रूरी तिब्बी सहूलियात का हकदार है। अच्छा, साथ ही अदालत ने हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात और बेटों से 2 बार फ़ोन पर बात कराने का भी हुक्म दिया है और सेहत की मालूमात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करने का हुक्म ऑल्सो दिया है। अब जनाब, जो बानी के अहले खाना हैं, पार्टी को सेहत की बदस्तूर सूरत हाल शेयर करने से उन्होंने रोक दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम करदा सहूलतें फौरी वापस ली जा सकती हैं। तो बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों, ज़ेर समात केसेस, सज़ाओं की मुकम्मल तफसील पेश करने का भी हुक्म दिया है। और ये मज़ीद समात, जैसे कि साइम ने बताया, 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। रात गए तक जो हमारे पास खबर थी उसके मुताबिक आई थिंक अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुई है हॉस्पिटल में, तो 2 दिन का 48 घंटे का टाइम है। तो लेट्स सी के हुक्म पर, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद फिर किस वक्त होता है। अच्छा, इसके ऊपर फिर PTI की जानिब से भी रिस्पॉन्सेज आए और हुकूमती अरकान की जानिब से भी, नुमाइंदों की जानिब से भी रिस्पॉन्सेज आए, वो भी अक्सर शेयर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये बात बताई है, ये हुक्म में बात लिखी हुई थी कि शिफा अस्पताल के बाहर किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, कोई अवामी गैदरिंग्स नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि मेडिकल रिपोर्ट को सियासी फ़ायदे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मीडिया टॉक्स वगैरह भी नहीं होंगी। तो PTI की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि इस तरह के कोई मामलात नहीं होंगे। अच्छा, हुकूमती रद्द अमल बता देते हैं आपको। तो हुकूमत ने PTI के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी शिफा अस्पताल मुंतकली के अदालती अहकामात पर नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि बानी PTI का शिफा अस्पताल से इलाज कराने का फैसले का जायज़ा लिया गया। हुक्मनामे की दीगर निकात पर भी मुशावरत की है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप से मुतालिक मुशावरत की गई और अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि ऑर्डर इस कवानीन के अंदर नहीं जो सज़ा याफ्ता कैदी से मुतालिक है। अथॉरिटीज़ की तजवीज़ है नज़रसानी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो सुन लेते हैं आज़म रज़ी तारड़ क्या कह रहे हैं। उनका जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है, ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत, नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। इसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए।
अच्छा, कल से लेकर अब तक इस बयान के अलावा जो कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दिया, एज सच कोई बयान या कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया हुकूमत की जानिब से जिसके हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के अंदर कोई रखना के तौर पर वो साबित हो। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडी हवा का झोंका करार दिया और उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि बानी के अस्पताल मुंतकली का फैसला हुकूमत खुद करती। फिर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वज़ीर आज़म के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। और अपने एक्स पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि बानी PTI को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। पूरी जमात ने फैसले पर जश्न मनाया, इससे बड़ा यू टर्न क्या होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी बात से कि रखना, बात यह है कि सारे जो गुजरा है ना, वफाकी गुजरा, उनके बयानात जो है ना वो मिलते जुलते नहीं हैं। आज़म नज़ीर तारड़ तो कह रहे हैं जी हम नज़रसानी अपील करेंगे, ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं कि ठंडी हवा का झोंका है, और तारिक फजल चौधरी ने जो कहा। अब नासिर भट्ट साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं लगता है नवाज शरीफ के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई है। तो ये मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आए और कहा कि बानी PTI को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्या है नून लीग का आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी, मियाँ साहब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। तो मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। अच्छा, फिर जब हम बात करें वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हैं, ज़ाहिर सी बात है ये टियर 1 है जिनसे इनका ताल्लुक़ है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज़ादाना है और मेरिट पर मबनी है। PTI कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने बहुत पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, अपोजिशन से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके, हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दाम करने चाहिए। चलें तो बात कर लेते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन करने के लिए। सुबह बखैर, ज़रा बताइएगा, अदालती हुक्म के मुताबिक तो 48 घंटे हैं, तो आपके इल्म में है वैसे ये शिफा अस्पताल कब तक शिफ्ट हो जाएंगे इमरान खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबको सुबह बखैर। नहीं, इसका तो मुझे इल्म नहीं। मेरे ख्याल में अभी तक तो शिफ्टिंग भी नहीं हुई क्योंकि कोई इतला नहीं आई। लेकिन उसमें तो ज़ाहिर है अदालत का हुक्म है और रियासती इदारे में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उनकी शिफ्टिंग में तो PTI का कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो अदालत की तरफ से डायरेक्शन आई है, हुकूमत को चाहिए कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे और फौरी तौर पर खान साहब को जो है वो शिफ्ट करें। हमारा जितना हिस्सा है इसको इम्प्लीमेंट करने में वो यही है कि कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कोई इस तरह का तो ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, या जो अदालत उज़्मा का फैसला है उसको उनको फिर वापस जाना पड़े उस सिचुएशन पे जो कल की तारीख में थी। तो वहाँ कोई जमघटा नहीं होगा, कोई तरीके की क़यादत, कोई कारकुनानों को कोई कॉल नहीं है। और दूसरा, कल से आपने देखा होगा मुझ समेत हमारे जितने भी लोग कल से मीडिया पे गए हैं, कल हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला की है, तो हमने जो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से उसको सियासत का कोई महवर नहीं बनाया। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था तो हम अपनी तरफ से उनके हुक्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी हुकूमत का काम है कि वो अदालत का हुक्म इम्प्लीमेंट करे। आपने मोहतरम सारद साहब की बात की है, लॉ मिनिस्टर साहब की, तो हुकूमत से तो हमें कोई अच्छे सलूक की तवक्को नहीं थी, इसलिए तो हम अदालत गए। तो उनका एक राइट है कि फैसले के खिलाफ वो नज़रसानी करें, लेकिन जब तक उनकी नज़रसानी की अपील मंजूर नहीं होती, दरख्वास्त मंजूर नहीं होती, पिटिशन मंजूर नहीं होती, तब तक हुकूमत पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे फौरी तौर पे उसको मनवान तस्लीम करे और उस पर अमल करे। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जब हम हुकूमती नुमाइंदों के बयानात सुनते हैं, उनके रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि तारिक फजल चौधरी साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो वो उसमें ऐसा हमें कोई स्ट्रॉन्ग कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आता इस फैसले से। लेकिन कल रात गए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली टॉप टियर से है, वो एक बयान देते हैं। आप वो बयान सुना लेते हैं, फिर उस पर तबसरा भी आपका ले लेंगे। का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत नजरसानी के जरिए
वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। इसे टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अच्छा अली मोहम्मद साहब, आप ख़ुद भी कानून को समझते हैं। ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है कि इस फैसले के ऊपर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और उस पर नज़रसानी करवाई जा सकती है, इस पे आपको लगता है कि इनके इस बयान से और ऐसा कुछ हो सकता है कानूनी तौर पर जिससे अब बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली में कोई डिले आ सकता है? देखिए, आपने खुद बात की कि मुस्लिम लीग नून में दो कैंप्स नजर आ रहे हैं। एक तारड़ साहब बात करें, दूसरा जो उनके सियासी लोग हैं जिनका एक सियासी बैकग्राउंड है। देखिए, तारड़ साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, काबिल आदमी हैं। हमने साथ काम किया है जब हम हुकूमत में थे, तो ये संगठ में हुआ करते थे और जो जजेस की कमेटी है उसमें हमने काम किया है। मैंने उनको देखा है, पढ़े लिखे काबिल शख्स हैं, लेकिन सियासी आदमी उस तरह से हल्के की सियासत नहीं करते या उनका बैकग्राउंड लॉ का है, टेक्निकल आदमी है। तो उन्होंने उस हवाले से बात की है। मेरे ख्याल में जो उनके सियासी लोग हैं, आपने खुद ही अपने सवाल में उसका जवाब दे दिया कि उनकी तरफ उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जमात खुद भी ये चीज़ें माजी में पिछले 25-30 सालों में फेस कर चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ की कोई गुंजाइश है कि अब इसके खिलाफ जाया जाए। इस निज़ाम की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग हुकूमत, कि ये पाकिस्तान का सियासी निज़ाम वापस अपने मोतदल टेम्परेचर पे आए। यहाँ रूटीन की आम मामूल की सियासत शुरू हो। आप जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आप हमारे VIP हैं। आप और आपकी बताते थे जो आम पाकिस्तानी हैं, हम तो आपके खादिम। इधर सिस्टम रिवर्स है। इधर इस वक्त आम आदमी पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसको सिक्योर करने की जरूरत है। जिस तरह अभी कराची में वो बच्चा जो शहीद कर दिया गया, रजा नाम है मेरे ख्याल में, जो जुल्म उसके साथ हुआ है, जिब्रान नासिर साहब शायद उनका जो है वो केस कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। आप दोनों जो मेरे साथी यहाँ पे हमारे भाई बहन बैठे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान में निज़ाम है, कि आपको यकीन है कि खुदा न खास्ता कल को हम तीनों में से कोई एक भी ना हो, बिलफर्ज महाल कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत है। इस निज़ाम में कोई सिक्कत है कि हमारे बच्चों या हमारे वालिदैन बुजुर्ग बूढ़े या हमारे खानदान को एक दिन भी कफालत कर सकता है? कोई सिक्योरिटी, सब सिक्योरिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोहसिन साहब ने बात की, बात उनकी सही थी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसलिए इस वक्त इन कानूनी मोतजातियों में पढ़ने की बजाय, मैं समझता हूँ, कल मैंने इस पर कौमी असम्बली में बात भी की है कि खान साहब को शिफ्ट कीजिए, और ये इंतहानी इब्तिदा है। इस सिस्टम को आगे वेंटिलेटर से निकाल के वापस रिहेबिलिटेशन की तरफ जाने के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर के लेवल पे एक एंगेजमेंट शुरू हो और मुज़ाकरात के जरिए सियासी लोग इसका हल निकालें। और वैसे मैं तारड़ साहब के नॉलेज के लिए ले आऊं कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल नहीं जाया जा सकता, तो हमने तो इजाजत दी थी ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मियाँ साहब को। क्या हमें बताना पसंद करेंगे तारड़ साहब कि मियाँ साहब जब यहाँ अस्पताल से निकले, जेल से निकले, तो वो कौन से पिम्स गए थे, कौन से सरकारी अस्पताल गए थे, या पाकिस्तान से तो बाहर ही चले गए थे? प्राइवेट अस्पताल तो छोड़े, इनको तो पाकिस्तान का कोई प्राइवेट अस्पताल सूट ही उनको नहीं करता था। वो पसंद ही नहीं फरमाते थे कि अपना इलाज इधर करें। उनकी चॉइस है, देखिए मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं तो फिर उसका कम से कम आधा अपने सियासी मुखालिफ के लिए जरूर पसंद करें। नहीं पसंद करते तो अपना गिला अदालत में करें, जिसका आपको हक है। जब तक आपकी नजरसानी की अपील या पिटीशन मंजूर नहीं होती, तब तक आप कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि आप 48 घंटे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं करेंगे तो फिर आपके तौहीन अदालत लगेगी। चलें, लेट्स सी। अली मोहम्मद साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे तज्ज़िये ये भी हो रहे हैं कि अदालत के इस फैसले के बाद जो नेक्स्ट समाअत होगी फिर दोबारा से वो अडियाला ही शिफ्ट होंगे, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि अब यहाँ से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। इस पर मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि नेशनल हुकूमत की बहुत बातें हो रही हैं, कौमी हुकूमत बनाया जाए। एक सवाल का ज़रा जवाब दे दीजिएगा। फैसल आफरीदी साहब ने, सुहेल आफरीदी साहब ने ये गालिबन बात की थी टेलीविज़न इंटरव्यू में देते हुए कि अगर बानी PTI से इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती है तो 27 सितंबर की जो कॉल है मार्च की, वो वापस ले सकते हैं। तो आप लोग इस बात पर गौर करेंगे, नज़रसानी करेंगे अब इस अदालती रिलीफ के बाद? खान साहब हमें कहा करते हैं कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, जो मशहूर एक मकूला है। अभी तो सितंबर का महीना भी शुरू नहीं हुआ, अभी 19
अगस्त को आप और मैं आपस में महवे गुफ्तगू हैं, तो उस एहतजाज की तारीख को अभी 1 महीना और तकरीबन 10 दिन कम वेश मौजूद। खान साहब शिफ्ट हो जाएं और उनसे मुलाकात हो जाए उनकी फैमिली की, डॉक्टर्स की, तो मेरे ख्याल में फिर इस पर बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त मेरी तरफ से ये कहना है कि हम एहतजाज का मौक़िफ़ कर देंगे, ये मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा आगे जाने वाली बात है। पहले खान साहब को शिफ्ट हो लेने दें और वो अल्लाह करे वो खैरियत से इधर आएँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब वापस जाने का टाइम नहीं, आगे बढ़ने का टाइम है। इस पूरे निज़ाम को, मियाँ साहब की जमात को भी सोचना चाहिए कि उनके जो एलाइज हैं, पीपल्स पार्टी या उनके दूसरे जो एलाइज हैं, वो कल आपने उनके बयानात सुने होंगे। उनके तो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने यहाँ तक कह दिया कि अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं थी, हुकूमत को खुद कर देना चाहिए था। तो आपकी तो अपना हाउस आपके साथ, आपके एलाइज आपके साथ इस बात पे नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासत में है अली साहब, या ये आपको लगता है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है ना कि उमूमन जैसे मियाँ साहब के केस में हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें उसी तरह रेप्लिकेट हों, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि खान साहब अल्लाह करे अस्पताल शिफ्ट हों, उसके बाद सियासी क़यादत की, हुकूमत और पोजीशन की जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम को वापस ट्रैक पे लाएं और खान साहब के जो गलत केसेस हैं वो ख़त्म हो और उनको इज्जत के साथ वो बनी गाला जाएं। ये मेरी अपनी सोच है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन है या, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जितना जुल्म हो चुका उस पर बस करनी चाहिए। इतना जुल्म करें जितना आप सह सकें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आके कम अज कम वो नहीं करेगी जो आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं इमरान खान साहब जाती इंतकाम और इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुके हैं। मेरे ख्याल में उनकी सोच में सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने इसी तरह बात की थी। अली अहमद साहब, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं या आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह का कोई फैसला, या जिसे अगर हम रिलीफ कह रहे हैं, ये पीटीआई के 80 रहनुमाओं के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है, शाह महमूद कुरैशी के लिए, यास्मीन राशिद साहिबा के लिए, उमर चीमा साहब के लिए? देखिए, बतौर वकील मैं कहूँगा हम हमेशा पुरुमीद रहते हैं और अपने क्लाइंट्स को उम्मीद देते हैं। बतौर सियासी कारकुन मैंने हमेशा ये सीखा है कि इमरान खान साहब ने हमें हमेशा ये सिखाया है, हमारी तो आधी उम्र उनके साथ गुजर गई है, हमें तो कहते हैं कि लीडर वो होता है जिसको देख के आपको उम्मीद पैदा हो। अगर आपको देख के कुछ शख्स ना उम्मीद होता है तो फिर आप कुछ और कर लें, सियासत ना करें। तो मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन अभी इस पे मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। मेरे ख्याल में पहले खान साहब को अस्पताल शिफ्ट हो लेने दें, बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह ट्रैक पे आ जाएंगी और इस निज़ाम को भी इमरान खान की ज़रूरत है। और अगर मियाँ साहब इस चीज़ को समझते हैं तो उनको इसका एहसास होगा कि इतना अपने मुखालिफ को दीवार से ना लगाएं कि फिर आपको भी सांस लेने की जगह ना मिले। हमेशा ये चाइनीज़ एक मकूला है, वॉन जू की आर्ट ऑफ वॉर में ये है कि आप अगर खुद जिंदा रहना चाहते हैं, ये मैं सिर्फ एक मकूला बता रहा हूँ, तो आप अपने मुखालिफ को भी सांस लेने दें। मतलब ये है कि लिव एंड लेट लिव। तो पाकिस्तानी सियासत की जरूरत है कि इस वक्त सियासी फोर्सेस जो हैं आपस में एंगेज करें, बजाय इसके कि अब मजीद एक दूसरे का गला घोंटते हैं, क्योंकि इस निज़ाम का गला घोंटा जा रहा है। और अली साहब, ये जो रिएक्शन आया आप एंटिसिपेट करें, पहली बात तो ये आप अपना रिएक्शन बताइएगा जब आपको इस ऑर्डर के अदालती हुक्म के बारे में पता चला, एक्सपेक्टेड था या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और दूसरा जो हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया है, मिक्स तो है, बट आपको लगता है कि वहाँ पे क्या हैरानी है, या आपको लगता है कि उन्हें आइडिया था कि इस किस्म का फैसला आ सकता है? जैसे कि कुछ वुज़रा ये बात भी कर रहे हैं, वुज़रा नहीं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। जब एक बहुत अरसे तक एक चीज़ ना हो रही हो और आप नाउमीद तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कोई रोशनी नज़र ना आ रही हो, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने ये बात की तो मैंने बहुत गौर से सुनी और उस वक्त सबको बहुत एक खुशगवार जो है वो एक एहसास हुआ कि खान साहब जो हैं वो जेल से निकल के अस्पताल आएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सेहत का ख्याल रखा जाएगा। मेरे ख्याल में जब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से रिपोर्ट जमा हो गई हेल्थ की, ये दो एक दिन पहले, उसके बाद शायद हुकूमती साइड को भी अंदाजा हो गया था, क्योंकि अब इस रिपोर्ट की मौजूदगी में, क्योंकि हुकूमत ने खुद दी है, उसकी मौजूदगी में अदालत ने खान साहब को लाजमन इस चीज़ का नोटिस लेना था कि उनकी हेल्थ पे कोई रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ पीटीआई के लीडर तो नहीं है ना, साबिक वजीर आजम है, एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, साबिक वजीर आजम की एक इम्पोर्टेंस तो होती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई और रास्ता है नहीं इसको इम्प्लीमेंट करने के अलावा। बाकी उन पीने से पीने करनी है वो होता रहता है, वो करें, आप जमा करें, अदालत मुनासिब समझेगी तो उसको लगा लेगी। फिलहाल आपके पास एक ही रास्ता है, अडयाला जाएं,
इज्जत से इमरान खान साहब को बहुत एहतराम से और सिक्योर तरीके से अस्पताल शिफ्ट करें और कोशिश करें कि जितनी जल्दी उसको कनेक्ट कर सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अदालत इस चीज़ में किसी किस्म की लीतो लाल को बर्दाश्त करेगी। राइट। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका, और उनका आपने सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं। लेट्स सी कि अब जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी वज़ीर हैं, वज़ीर कानून हैं, तो वो अब इस मामले को लेके अदालत जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियली होप एंड प्रे कि मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो और चीज़ें जो हैं वो मामूल की सियासत हमें देखने को मिले। मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ इस वक्त जो कराची का सबसे हाई प्रोफाइल केस है, जिसमें हर रोज़ कोई नया इंकशाफ होता है और उस इंकशाफ के बाद वो केस मज़ीद उलझ जाता है। हम लोग रोज़ इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं जनाब आपको समझ आ गई होगी, मीर रज़ा कत्ल केस की बात कर रहा हूँ। मीर रज़ा कत्ल केस में आला सतह तहकीकाती टीम ने तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी कर दिया और तिब्बी, फॉरेंसिक और डिजिटल शवाहिद के साथ 29 जुलाई की रात की CCTV फुटेजेस का भी बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। अब जनाब तहकीकाती टीम के मुताबिक मीर रज़ा की लाश मिलने से कबल रात 3:36 पर मस्जिद के कैमरे में एक मशकूक मोटरसाइकिल नजर आई, जो लाश मिलने के मकाम के करीब सर्विस रोड पर कुछ देर रुकी। रात 4:50 से 4:53 तक मस्जिद के नीचे एक शख्स की मौजूदगी भी रिकॉर्ड की हुई है, जिसे 3 मिनट तक टहलते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये मशकूक शख्स है। अच्छा, CCTV में पुलिस मोबाइल और अहलकार भी नजर आए। पुलिस के मुताबिक 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली पीली जो बत्तियां हैं वो ऑन की गई, जबकि 5:45 पर एक पुलिस एहलकार कैमरे की हुदूद में मौजूद था। अब पुलिस का कहना है कि तहकीकात दस्तयाब तकनीकी, डिजिटल और फोरेंसिक शवाहिद की रोशनी में जारी हैं। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल जान लेते हैं कि अब ये क्या क्या नए इंकशाफात हुए हैं। मज़ीद नज़ीर शाह नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। नज़ीर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप बताइएगा ज़रा, ये CCTV में मशकूक नज़र आने वाली जो मोटरसाइकिल है मस्जिद के नीचे मौजूद शख्स के हवाले से क्या अब तक पुलिस मालूम कर सकी है? बिल्कुल, देखिए सदफ, इस केस पर पुलिस की जानिब से तो शुरू दिन से काम किया जा रहा है। तहकीकाती कमेटी जब से बनी है उनकी जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर जायज़ा लिया जा रहा है। ये एक ही DVR है जो मस्जिद में जो कोने में कैमरा लगा हुआ था, तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं उसी से मिलने वाली जो फुटेजेस हैं उनकी मदद से की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमने जो पूरे जितनी भी फुटेजेस थी तो उनकी हमने फैमिली को भी फराम कर दी थी, ताकि क्योंकि उनका असरार था कि उनको फुटेजेस फराम नहीं की जा रही। तो उनका पुलिस का दावा है कि उनका कहना है कि हमने इनकी फैमिली को भी फुटेजेस फराम कर दिए हैं, तो उनकी जानिब से भी देखा जा रहा है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ आला तहकीकाती कमेटी की पहली प्रेस रिलीज़ जो है IG सिंध के तर्जुमान की जानिब से जारी की गई, जिसमें उसकी जानिब से बताया गया कि तहकीकाती कमेटी का कहना है कि इस केस में अब तक उनको 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जबकि 3 तज्जियाती रिपोर्ट वसूल हुई, जिनका बगौर जायज़ा लिया गया, तकनीकी तरीक़ेकार से उनको देखा गया, तो उसमें कुछ तकाबली, कुछ तनकीदी उसके अंदर उनको पॉइंट्स नज़र आए। उनका ये कहना है कि जो पॉइंट्स पर उनको समझ नहीं आया, जिस पर वो वजाहत चाहते हैं, तो वो मुतल्लिका इदारों हुकाम यानी कि वो मेडिकल बोर्ड से भी और दीगर जो है उनसे भी वो रब्ता करके उस पर वजाहत तलब कर सकते हैं कि ये उनको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो हर शख्स की समझ में नहीं आती। तो पुलिस का यही कहना है कि उनको कुछ इस तरह की चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि एप्पल वॉच और आईफोन ये पंजाब फॉरेंसिक गया हुआ है, और जो मुनासिब तरीके से कुछ शवाहिद जो मिलते हैं तो वो हम आवाम तक मीडिया के ज़रिए सामने लाते हैं, लेकिन मुफस्सिल तौर पर इस केस पर अभी काम जारी है, लिहाजा अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। केस अभी चल रहा है। ऑनगोइंग केस में किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही बाहर लाना या नतीजा अखज़ करना, इससे केस ख़राब हो सकता है। जो फुटेजेस की आप बात कर रहे हैं, तो ये नर्सरी का ये पहली नर्सरी से लेके आखिरी नर्सरी जो एक प्राइवेट स्कूल तक जाती है, बेसिकली ये बस मंसूबा जो सफूरा से लेके पीपल्स सेक्रेटेरिएट तक है और पीपल्स सेक्रेटेरिएट से लेके सफूरा तक का है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मोबाइल्स की वैसे भी आमदोरफ़ रहती है, कभी वहाँ पिकेट बन जाती है, कभी वहाँ से आगे चल जाती है, और रात के टाइम में जो रात 8 से सुबह 8 तक की ड्यूटी वाले होते हैं तो वो इन मकामात पर गश्त करते हैं।
ये जो स्पेसिफिक जो इस कैमरे में जो पहला जो 20-22 सेकंड मोटरसाइकिल वाला नजर आया, ये हमने जब ये केस शुरू हुआ तो हमने इसके तीसरे चौथे दिन ही ये फुटेज चलाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि एक मोटरसाइकिल सवार 20-22 सेकंड रुका और चला गया। तो इसी तरह वो दूसरे कैमरे की फुटेज थी। लेकिन जो अब ये जो डीवीआर जो काफ़ी अहम इसके अंदर फुटेजेस है, जो इसी क्राइम सीन से ऊपर अगर देखें, जिसके बीच में अगर वो दीवार का शेड नहीं होता तो अब तक पूरा क्राइम सीन सामने आ चुका होता और शायद ये केस अब तक हल भी हो चुका होता। लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि वो रोड तक को तो कवर कर रहे हैं, लेकिन इस दीवार के नीचे का हिस्सा नहीं दिखा रहा। तो नज़ीर, तो वो डीवीआर उसी के अंदर ये पुलिस की मूवमेंट भी नजर आई है। को भी एनालाइज किया जा रहा है बारीक बीनी से। जो एप्पल वॉच है, जो उसका फ़ोन है मीर रज़ा का, वो भी पंजाब भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए। कौन से ऐसे एविडेंस की ज़रूरत है जिसके बाद हम जो मुल्जिम है उसके करीब एक कदम और हो जाएंगे? मतलब ऐसा क्या है जो पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पा रहा? देखिए, पुलिस के हाथ तो बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि पुलिस उन पॉइंट्स पर जो शुरू में एविडेंस मिले हैं उनको छोड़कर जो बाकी बाद वाली चीज़ों पर काम किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम पुलिस को ये करना चाहिए था कि जो उनको क्राइम सीन से खौल मिला था उसका एफएसएल आज तक क्यों नहीं किया गया, जबकि उसके एफएसएल की रिपोर्ट उस दुकानदार इब्राहिम भाईजी जिसका नाम है, जिस पर मैं खुद पहुंच गया और वहां जाकर मुझे पता चला कि सीआईए की टीम वहां पर आई थी, उस दुकानदार से उस जो सिक्योरिटी गार्ड के हथियार की मालूमात हासिल की। तो उनका कहना था हमारे पास इसका एफएसएल मौजूद है जो गार्डन हेडक्वार्टर में जमा कराया कि जिस पर हमने आईजी सिंह से भी सवाल किया था। तो उनका कहना था कि 2022 से मशीन जो फॉरेंसिक की ख़राब है। लेकिन अगर एप्पल फ़ोन या एप्पल वॉच अगर पंजाब फॉरेंसिक भेजी जा सकती है तो वो एफएसएल के रिकॉर्ड, ये मिलने वाला कॉल भी वहाँ भेजा जा सकता था। ये तो विद इन डे का भी काम नहीं है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि जो कॉल वहाँ से मिला है वो उसी पिस्तौल का है या किसी और का। ये बात उसी वक्त साबित हो जाती कि ये कॉल जो मिलने वाला है उस पिस्तौल का नहीं है, तो आप समझ सकते थे कि ये पिस्तौल पर गोली उस पिस्तौल से चली है जो वहाँ पर अगर कोई मौजूद था। और अगर ये वही कॉल है जो ये पिस्तौल साथ लेकर आया था, तो जैसे जीएसआर गन शॉट रेजिड्यू जो दोनों हाथों पर पाए गए, तब अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वो फायर है जो मीर रज़ा की जानिब से किया गया। दूसरा ये कि पुलिस की जानिब से जो जियो फेंसिंग है वो पहले दिन ही करवा लेनी चाहिए थी। जब उनको 1-2 दिन तक शवाहिद नहीं मिले थे तो शायद 1-2 रोज़ में करवा लेनी चाहिए थी। तो जो आज से 6-7 रोज़ पहले जियो फेंसिंग करवाई गई थी, तो उसमें जो लोगों को मुश्तबा लोगों के जो रिकॉर्ड सामने आए थे वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। उसमें से भी नंबर क्लोज किए जा रहे होंगे, क्योंकि जब उस डीवीआर में आ रहे कि कुछ मुश्तबा लोगों को देखा गया तो 100% जिस शख्स के जेब में मोबाइल फ़ोन होगा, आप समझें वो इस वक्त कानून की नज़र में होगा और उसको पुलिस तलब करेगी या तलब कर चुकी होगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें जो इस केस के लिए बहुत बड़ी है, इन पर काम करते हुए पुलिस शुरू से इस केस को लेकर चले और सबसे पहले ये पता करे, क्योंकि अगर इसके अंदर गन शॉट रेजिड्यू हाथों वाले वो हैं जो मीर रज़ा ने चलाई है, तो इसका मतलब ये है कि जो सीने और कमर पर निशान है वो गन शॉट रेजिड्यू दूसरे गन के होने चाहिए। क्योंकि ये फिर इसके अंदर 2 गनें इस्तेमाल हुई है, तो ये दोनों रेजिड्यू फिर अलग होने चाहिए। इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। नज़ीर, आपने अहम नुक्ता उठाया, थैंक यू सो मच। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस की जो कारकर्दगी है ना, जो इस केस को लेके जो तफ्तीश है, जिस तरह वो आगे बढ़ी है, पहले भी बहुत सारे सवाल उस पर उठे और इतना कहते हैं ना पब्लिक रिएक्शन आने के बावजूद भी, फैमिली ने जिस तरह रिएक्शन दिया उसके बावजूद भी आप देखें अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं। वो शवाहिद जो डे 1 से पुलिस के पास थे, मतलब ये डीवीआर सीसीटीवी फुटेज जो मस्जिद वाली है, ये तो डे 1 से पुलिस के पास थी, उसको अब जाके एनालाइज करके उसके अंदर से अब निकाली जा रही हैं बारीक बीनी से चीज़ें। बट विल कीप फॉलोइंग दिस केस एंड विल लेट यू नो द अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं। मौसम का आपने जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज़ में। मौसम का हमने जिक्र किया था, तो आपको ख़ास तौर पे हम यहाँ पर बताना चाहेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक तरीके से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। तीसरे रोज़ भी ये नाला लाई जो है वो भिपर गया और ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, शहर की मजमूई सूरत हाल जो है वो ओवरऑल हमें ऐसे ही नज़र आ रही है और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। बाबर, ज़रा बताइएगा, तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है, इस वक्त हम सुन रहे हैं कि नाला लई भिपर गया है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है वहाँ पर?
जी बहुत शुक्रिया। मॉनसून जाने के बाद बादलों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद का ख्याल आया और आज तीसरा रोज है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और रात के बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो 6 बजे तक सुबह जारी रहा, जिसके बायस नाला लई में पानी की सतह कटारिया में 21 और बॉल मंडी के मकाम पर 18 फुट तक बुलंद हुई। बारिश का सिलसिला थम गया था, लेकिन फिर अचानक 8:45 बजे के करीब दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ और उस सिलसिलादार बारिश ने देखते ही देखते हर तरफ जल थल कर दिया। रेस्क्यू 1112 हो, वासा हो, दीगर दारे हो, वो ऑलरेडी क्योंकि रेन इमरजेंसी है और नाफिज की गई है रावलपिंडी में और NDMA पंजाब DG कैफ अनवर जफा की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ्लड वार्निंग जारी की गई। तो यूं सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जेर आब है, लेकिन इतनी तेजी से बारिश हो रही है, इतनी तेजी से ये पानी ऊपर आता है और फिर ये पानी जो है निकासी भी इसकी कर दी जाती है या हो जाता है, लेकिन इतनी तो नहीं थी कि कम वक्त में इतनी ज्यादा बारिश हो। तो अभी तक 140 मिलीमीटर से जायद के दूसरे स्पेल में बारिश हुई है। पहले स्पेल में भी 115 मिलीमीटर स्पेल हुई है, दोबारा स्पेल शुरू हुआ है एक ही रोज में दूसरा, इसमें अब तक 140-45 मिलीमीटर बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। MD बासा हो, डिप्टी कमिश्नर हो, फील्ड में है। डोकला खान कहना के डोक खपा, मरी रोड और फिर अगर रावलपिंडी के नवाई इलाकों का जिक्र करें तो कहूटा में कलर सईदा, गुजर खान, रवाक, 15 और वाह कैंट और उसके साथ साथ गुजर खान में भी मूसलाधार बारिश है। अंदरूनी शहर सूरत हाल ये है कि अमला मौजूद है, आपका ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली इसमें सामने आई है कि जो शहर के अंदर छोटे छोटे नाले हैं, तजावजात की जिनमें और बड़े बड़े बाजारों में तजावजात के बायस नाला ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में और गलियों में पानी जमा हो रहा है। तो यूं रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी और रावलपिंडी और इस्लामाबाद को हाई अलर्ट किया गया। बाबर, ये एक बस छोटी सी बात बता दें कि कितनी बारिश हुई, कितने मिलीमीटर बारिश हुई कि जो इतना हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तबाही आ गई है, नाले बिफर गए हैं, कितनी बारिश हुई? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। बाबर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी में कितने मिलीमीटर बारिश हुई कि जो इतनी तबाही आ गई कुछ ही दिनों में? देखिए नाला लेई का अगर मैं समझ सका हूं तो मैं नाला लेई के बारे में बता दूं कि ये मसला रावलपिंडी का बहुत दरीना मामला है और रावलपिंडी के नशेबी इलाकों का मकीन 3 दिन रातें जाके गुजार रहे हैं। नाला लेई में तो यानी खतरे के सारे बच्चे हैं। जाहिर है वो आप बाबर भी ऐसी कंडीशन में कि अब सवाल नहीं समझ पा रहे क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है और हमारी इतलात के मुताबिक 91 मिलीमीटर बारिश हुई है रावलपिंडी के अंदर, विच इज नॉट That much ना, है ना? लेकिन नाला लई की सूरत हाल हमेशा से यही रहती है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। $100 या उससे ज्यादा। वेलकम बैक जनाब, और अब जरा आपको खेल के मैदान से कुछ खबरें दे दें। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जनाब अगर तो आगे जाना है तो आज रिवायती हरीफ भारत से लाजमी पाकिस्तान को जीतना होगा। ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है। मैं सुन पढ़ के एंशियस हो गया हूँ क्योंकि भारत के साथ आज हमारा मैच है वो हॉकी का, और आपको हमारे हॉकी के हालात तो पता ही हैं। बस अल्लाह खैर करे कोई एम्बैरेसिंग खबर ना आए कि कोई किट नहीं वहाँ पर मौजूद थी, किसी को खाना नहीं मिला या लेट हो गया। खेल में हार जीत तो होती रहती है। हाँ जनाब, दोनों टीमें आज शाम आमने सामने होंगी जिसमें पाकिस्तान के लिए किसी गलती की गुंजाइश नहीं है और मैच ड्रॉ करने का भी चांस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जीत की सूरत में पाकिस्तान के दूसरे मरहले में जाने के इम्कानात होंगे। पाकिस्तान ने 2 मैच खेलकर सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर रखा है और कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी और वेल्स के खिलाफ मैच 3-3 गोल से ड्रॉ हो गया था, जो हमने आपको कल बताया। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले इंग्लैंड और वेल्स की टीमें आमने सामने होंगी। अगर इंग्लैंड जीत गया तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जीत की ज़रूरत होगी, और अगर वेल्स ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। सो कहते हैं ना, इधर खाई उधर कुआं, तो ये वाली सूरत हाल यहाँ पर बन गई है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दूसरे बात करते हैं जनाब, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज से लीड्स में हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम ज़ख्मी हैं जिसकी वजह से पहले टेस्ट में वो बाहर हो गए हैं और सलमान अली आगा टीम की फिर क़यादत करेंगे। लेकिन मौसम के तेवर कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं और मैच के 5 में से 4 दिन बारिश से मुतासर होने का खतरा है, तो मैच क्या सिर्फ 1 दिन होगा। अच्छा, हेडिंग्ले में पाकिस्तान 10 में से सिर्फ 1 टेस्ट जीता है। पिच और हालिया रिकॉर्ड देखें तो इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर्स कामयाब रहे हैं। ज़ाहिर इस बार जब इंग्लैंड ख़ास तौर की हम बात करें, इन कंट्रीज़ की जो
पिच होती हैं वो बड़ी बाउंसी होती हैं, तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स ऑलराउंडर आमिर जमाल को फाइनल 11 में शामिल कर सकता है। पाकिस्तान को आखिरी 18 में से 13 टेस्ट में शिकस्त हुई, इंग्लैंड आखिरी 9 में से सिर्फ एक मैच जीत सका है। चलें जी, बात कर लेते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद से। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्रिकेट पे तो तफसीली गुफ्तगू आपसे करनी है, ज़रा पहले मैं एक हॉकी का सवाल आपसे कर लूँ। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये है कि पाकिस्तान को जीतना ही जीतना है। क्या सोच रहे हैं, क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, आज के मैच में पाकिस्तान हॉकी टीम जीत जाएगी भारत से? हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि पाकिस्तान डेफिनेटली जो है, लेकिन हमारे हालात कुछ अजीब से हो रहे हैं। पिछला मैच भी हम जिस तरह हमने ड्रॉ खेला है वो भी हमें जीतना चाहिए था हर हाल में। तो कुछ ऐसी है, मगर ये जाहिर है आसाब का गेम है और दोनों ऐसे हरीफ हैं कि उधर भी मुसीबत पड़ी भी होगी डेफिनेटली, लेकिन हम इस वक्त जो है ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हैं। फिर वो हार जाए वो जीत जाए, हमेशा की तरह यही सिलसिला है। मगर आज मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, जो हमेशा की तरह हम कहते हैं पॉजिटिव रहते हैं अपने मुल्क के लिए, और अच्छा खेलना पड़ेगा जी। और अब वो टाइम चला गया आपको कुछ करके दिखाना, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में एक ऐसा था जो जाहिर है मुश्किलात तो हॉकी में बहुत आई हमारे पास, लेकिन अब करना पड़ेगा, जी हाँ करना पड़ेगा। और यही एक जो है जिसे कहना चाहिए कौम को खुश करने के लिए यही एक दो खेल रह गए, जिसमें क्रिकेट भी है डेफिनेटली और हॉकी भी। अब आपने जो है क्रिकेट उसको का आज बस आप इनसे जीत लें, बस बाकी खैर है। क्रिकेट का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो ज़ाहिर आज से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है लीड्स में हेडिंग्ले ग्राउंड में। अब वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के बाद से आज इंग्लैंड की तेज़ और मुश्किल पिचेस पर खेलना होगा, तो आपको लगता है हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन है, ख़ास तौर पर जो हमारे बॉलर्स हैं, वो इन पिचेस पे कैसा साबित हो सकते हैं? देखिए, एक तो आप बड़ी अच्छी लास्ट उसमें वेस्ट इंडीज से जीत लेके जा रहे हैं, एक मोराल डेफिनेटली हाई है हमारा और बहुत अच्छे जीते हैं। गो कि हम पहला भी टेस्ट मैच जीत सकते थे, वही अगेन वही चीज़ें आ रही हैं कि कॉम्बिनेशन को हम जो है वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब्बास आपका बेस्ट बॉलर था और आपने उसको वहाँ बिठा दिया। अगर किसी बच्चे को आपने कराना भी था डेब्यू, तो इंग्लैंड में लाके उबैद शाह की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ खिला देते आप। फिर कोई उसकी तरफ से तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसको आप कह सकेंगे अच्छी चेंज है, यूँ कि मैं कई जगह सुन रहा हूँ बड़ी अच्छी चेंज की। चेंज क्या की आपने? वो उसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है ना, आपके तो स्पिनर ने उड़ा के रख दिया। तो आई थिंक पॉजिटिव लेके गए यहाँ से, अच्छा है। अपनी जगह थोड़ी मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन कंडीशन मैं समझता हूँ इतनी ऐसी बुरी नहीं है। जिसमें मैं 87 में गया था, इन्हीं ग्राउंड में से एक पे हम टेस्ट मैच जीते थे, उसका पार्ट था मैं। तो वो टाइम तो बहुत था, आपका हाथ खुलना बड़ा मुश्किल होता था, आपको गेंद गिरफ्त करना बड़ा मुश्किल होता। मैं उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है इंग्लैंड में ऐसे, लेकिन हम जीते नहीं हैं ऑनेस्टली। डेफिनेटली मौसम की जहाँ तक है, मौसम हमारे फेवर में ही जाएगा। इसलिए आप बारिश की बात कर रही हैं, वो तो अपनी जगह, बट एक ही चीज़ नज़र आती है कि हमें जो प्रॉब्लम है वो फास्ट बॉलिंग से है, उनकी फास्ट बॉलिंग से, कि हमारे बैट्समैनों को एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। तो आई होप 3 डे मैच जो खेला है, कॉन्फिडेंस जरूर आता है, लेकिन मैं भी इतने टूर करने के बाद मुझे अंदाज़ा है कि जब वो इस साइड मैच खिलाते हैं तो वो किस तरह खिलाते हैं, अपने पूरी स्ट्रेंथ से नहीं जाते। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे कुछ प्लेयरों ने, सऊद शकील ने रन्स किए और कई ने जो है उसमें पार्टिसिपेट मतलब आई मीन के परफॉर्म किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर ऐसा ना खेलें ये सोच के कि क्योंकि ब्राउन मुझे नजर आ रहा है और उनकी बुरा हाल भी, उनका इंग्लैंड का इस वक्त बुरा हो रहा है एक्चुअल। आपने देखा है कि उनके कप्तान जो एक हट गए, दूसरे कप्तान आए, बट वो अपनी कंडीशन में अच्छे हैं। राइट। तौसीफ भाई, बाबर आजम भी पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे इंजरी की वजह से, तो बैटिंग लाइन हमारी पहले ही थोड़ी कुछ लड़खड़ाती रहती है। बाबर का ना खेलना आपको लगता है कि नुकसानदेह हो सकता है टीम के लिए? देखिए, की प्लेयर हैं, वो तो अपनी जगह है, सारा कुछ है, लेकिन मैं एक चीज़ को सिर्फ ये कहता हूँ कि अभी भी मैं कई जगह पे सुन रहा था बाबर नहीं होंगे। ये इस जगह तक किसने पहुँचाया है? हम सब ने मिलकर पहुँचाया है ना।
आपने उसको अब एक आज़ान आया, उसके लिए कह रहे हैं कि शायद उसको ड्रॉप करके किसी और को खिला देंगे। आप यंगस्टर को चांस तो दे दो। अब ऐसी कौन सी बात है कि जी एक्सपीरियंस है, कब का एक्सपीरियंस है, कितने साल पहले आप यहाँ गए थे, आप क्या एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं? आप जिनको चांस दिया है आप उनको खिला के तो देखें ना कि वो वहाँ खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। आइडियल कंडीशन में तो उनको जाने दें। तो बाबर हमारा की प्लेयर डेफिनेटली है। अब बाबर के ही ऊपर जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर ये सब चीज़ें सोचने की नहीं है। आप बेस्ट अपनी 11 खिलाएं वहाँ के हिसाब से। आपको पता है मौसम क्या है, क्या होगा, स्पिनर 1 डालना है आपने या 2 डालना है, क्योंकि वो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 5 जरूर आउट कर दिए हैं। लेकिन मैं तो साजिद की उससे जाऊंगा कि उसको अपने मेरा बिल्कुल, ख्याल है मैं उसको आपसे स्पिनिंग में यही खिलाने वन देते। लास्ट थिंग पूछना चाह रही थी कि अली उस्मान, साजिद खान में से किसको स्पिनर को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? ठीक है, मैं तो साजिद की तरफ जाऊंगा। साजिद ऑफ स्पिनर है, उनके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है। वैसे भी देखिए वो यंग बच्चा अपनी जगह है, ठीक है, उसको आप रखें साथ। मैं तो यही कहता हूँ आप साथ रखें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस अभी 3 टेस्ट मैच है ना, साजिद एक्सपीरियंस है और उसने इस टाइप की क्रिकेट जो है वो खेलता रहा है ऐसे। तो आप उसको मेरे हिसाब से उसको जाना चाहिए। आप अभी लेफ्ट आर्म पे आई डोंट नो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, सारा कुछ है, बट वहाँ जो कंडीशन है वो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि वो दूसरा स्पिनर आपका कुछ कर सकता है तो आप खिला लें। लेकिन आपको ये नहीं सोचें कि अब्बास को बिठा के मैं किसी और को खिला दूं, जैसा आपने वेस्ट इंडीज़ में किया। इस टाइप की चीज़ें पे नहीं करती हैं और बल्कि मुश्किलात का बायस बनती हैं। करेक्ट, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। जनाब वी जस्ट होप एंड प्रे कि ये दोनों मैचेस, हॉकी का वाला भी जीत जाए हम और क्रिकेट वाला भी हम जीत जाए। कल जब हम आपसे बात कर रहे हो तो खुशखबरियों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। अभी तो 5 दिन हैं, देखते हैं टेस्ट मैच में। अब जनाब एक और ज़रा आपको एक अचीवमेंट बता दें एक यंग होनहार बच्चे की, और वो जो हैं वो कौन है? वो पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के साहबजादे हैं और पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं। और मरियम औरंगज़ेब अहमद ने यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शानदार आगाज़ किया। उन्होंने अबू धाबी में जारी इवेंट में जनूबी अफ्रीका के 12 साला जो फाइटर थे उनको सनसनीखेज़ मुकाबले में शिकस्त दी और मेगा इवेंट में पहले ही मुकाबले में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। अच्छा, औरंगज़ेब अहमद की दूसरी फाइट उज़्बेकिस्तान के दौलत बेग से होगी और इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 82 मुल्कों के 1000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। क्या बात है। और ये छोटे से आप ये देखें, ज़बरदस्त। हाँ, वैसे हम इस उम्र में क्या ही कर रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं इस एज में क्या कर रहा था। आप अच्छी एंकर बात बनने है, की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आपको याद नहीं होगा, आप मिरर के सामने बैठ के ना ऐसे कुछ रीड आउट करते तकरीरें होंगे। वगैरह पढ़ रहे थे ऐसे, मुझे आप यूर राइट या एम्यूंस कर रहा हूँ। बट ये अच्छी बात है कि मुल्क का देखिए नाम रोशन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे मुल्क का नाम रोशन करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, वहाँ जाके पाकिस्तान का परचम बुलंद करके आते हैं और हमारा फ़ख्र है ये बच्चे। ज़रा सी हमें पुश और ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन सिर्फ। खेलों को फोकस करना चाहिए बिकॉज यहाँ हमारे पास बहुत टैलेंट हमें नजर आ रहा है। यू आर सो राइट। चलें जी, अब ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और आपको हमने पिछले घंटे के आगाज़ में ही बताया था कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं और आज 19 अगस्त है तो आज 3 रुपये कुछ पैसे का इजाफा किया गया है। कल 5 रुपये का इजाफा किया गया था। अब जो हम बात शुरू में कर रहे थे वो ये थी कि मुल्क में एहतजाज चल रहा है, बाकायदा प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एहतजाज चल रहा है, धरने सिट-इन हो रहा है। किस बात पे हो रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम की जाएं, 225 पे लाई जाएं, 225 पे लाई जाएं। और ये कौन सी जमात कर रही है? जमात इस्लामी कर रही है। खैर से जिस दिन से जमात इस्लामी एहतजाज में बैठी हुई है उस दिन से पेट्रोलियम प्राइसेस सिर्फ बढ़े ही जा रही हैं, कम एक पैसा भी नहीं हुई। पता नहीं ये कोई हसीन इत्तेफाक है या हुकूमत ने अब सोच लिया कि अगर ये बैठे हुए तो हम भी बढ़ाए जाएंगे। ये जो भी है इससे आवाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो ये लग रहा है इन सिट-इन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब जो प्राइस है एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। नए प्राइस ये हैं पेट्रोल के, नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत पे 5 रुपये 27 पैसे इजाफा होकर 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। सो 2 दिन के अंदर पेट्रोल प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है वो 9 रुपये 21 पैसे
और डीजल में 11 रुपए 74 पैसे। सिर्फ ये 2 दिन की कहानी है, अभी तो जुमेरात है, जुमा है, फिर हफ्ता इतवार आएगा। हफ्ता इतवार को छुट्टी करते हैं जी पेट्रोल प्राइस बढ़ाने में। डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फार्मूला है, क्यों पेट्रोलियम प्राइसेस सिर्फ बढ़े ही जा रही हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, जानना आप चाहूँगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पैसों में की जाती है, इजाफा जो है वो रुपयों में किया जाता है, 4 रुपये 5 रुपये, पिछले 2 दिन में 9 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये क्यों, ये फार्मूला क्या है इसके पीछे, और इन फैसलों से आप इत्तेफाक करते हैं, ये जो हो रहा है, जो हुकूमत जिस तरह से फैसले कर रही है, ओगरा जो रोज़ नोटिफिकेशन डाल रहा है योमिया पेट्रोलियम प्राइसेस का, आप इसे अग्री करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सूरत हाल तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को देखें, पाकिस्तान के माशी हालात जो है उनको देखें, और हमारी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं उनको देखें, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपको एक ब्रेक डाउन दे दूं कि किस तरीके से हो रहा है, तो ये 7 दिन की रोलिंग एवरेज जो है, जो प्लैट्स आपका मिडल ईस्टर्न का है, गल्फ का है, उसकी रोलिंग एवरेज को लिया जाता है। और रोलिंग एवरेज का मतलब है कि इन 7 दिनों में अगर 2 दिन 3 दिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है ग्लोबली, और 1-2 दिन कम भी हुई है, तो जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा प्राइस बढ़ने का ही आता है। तो दैट्स वाई आपको लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हम कंज्यूमर्स पे देखते हैं। अभी अगर आप अपनी पेट्रोल की प्राइस को देखें, तो उसके अंदर जो एक्चुअल पेट्रोल की प्राइस है, जिसको आप एक्स रिफाइनरी प्राइस कहते हैं, या जो आपकी इंपोर्ट वाली प्राइस है, वो टोटल प्राइस का कोई अराउंड 67 to 68% जो है वो बनता है। बाकी सारे का सारा या तो वो मार्जिन्स हैं OMCs के, मार्केटिंग कंपनीज के, डीलर्स के, पेट्रोलियम लेवी उसके अंदर आ जाती है, कोई अराउंड 24% उसमें पेट्रोलियम लेवी है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट लेवी उसके अंदर आ गई, वो भी कोई अराउंड 2% बनती है। तो ये कुल मिला के आपका जो पेट्रोल की प्राइस है, उसमें अराउंड 95% इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो एक्सटर्नल अदर देन मार्केट फोर्सेस उसके साथ लिंक्ड है। अच्छा, तो जब भी ऐसी सूरत हाल होती है, अदर तो देन मार्केट जो फैक्टर्स हैं, जिसमें आपने टैक्स लेवी का जिक्र किया और दूसरे जिक्र किए हैं, क्या मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के पास कीमतें कम रखने या उसमें कोई कमी करने की कोई गुंजाइश है? इसमें क्यों नहीं कमी की जा सकती? ऐसा क्या नुकसान होगा हुकूमत को? जी देखिए, सर्टनली किया जा सकता है। हुकूमत शायद नेगोशिएट कर सकती है अपनी मार्केटिंग कंपनीज के साथ, डीलर्स के साथ, साथ साथ में जो पेट्रोलियम लेवी है उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगेन आपके पास एक साइड पे IMF का प्रोग्राम चल रहा है, आपको उसको भी निगोशिएट करना है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स देखें, तो हमने पेट्रोलियम लेवी से जितना टारगेट रखा था उससे ज्यादा अचीव किया है, उससे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। तो उस रेवेन्यू को रिसाइकल किया जा सकता था थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन चूंकि आपके पास IMF का प्रेशर है, आपके पास करंट अकाउंट का जो है वो भी डेफिसिट चल रहा है, तो शायद उस चीज को नहीं किया जा सकता। एक चीज जो शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है, और जो कि नहीं की जा रही, वो ये कि ये जो आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, खास तौर पे क्लाइमेट लेवी का जो रेवेन्यू है 5 रुपए पर लीटर, वो कोई अराउंड 60 से 70-75 अरब रुपए साल का बनता है। उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। वो नहीं किया जा रहा, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा रहा है, और वो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि किस तरीके से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिलीज किया जा सकता है। जी, जबकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा भी नहीं है। पहली दफा हम पे कार्बन टैक्स लगा है, और वो जो कार्बन टैक्स का पैसा है, वो चाहे कि वो क्लाइमेट की साइड पे जाए या वो रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे जाए, आप उसको जो है वो बजट डेफिसिट के लिए यूज करें। तो एक चीज ये देखने वाली है। दूसरी शायद आगे जाके हम 2 रुपए 3 रुपए और इजाफा देखेंगे पेट्रोल में, क्योंकि जो डीलर्स हैं उन्होंने 8 रुपए से अपना मार्जिन बढ़ा के कोई अराउंड 10 रुपए कर लिया, वो भी इंक्रीज नजर आएगा। और तीसरी चीज जो देखने वाली है कि क्या रीजनल कंट्रीज, आपकी जो पीयर इकोनॉमीज हैं, क्या वो एकदम से पूरा शॉक जो है वो कंज्यूमर्स पे ले आते हैं? ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश में उसको डिले किया जाता है, इंडिया में उसको डिले किया जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया में उसको डिले किया जाता है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बेसिस पे ये सोचना है। खास तौर पे पेट्रोल तो एक जगह पे, जो डीजल है उसकी प्राइस बड़ी ज्यादा बढ़ गई है, और डीजल आपका एग्रीकल्चरल फ्यूल है, और जब भी एग्रीकल्चरल फ्यूल बढ़ता है, फार्मर के इनपुट कॉस्ट पे हिट आती है, तो आपका जो मुल्क है वो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जाता है। अगले साल शायद
फार्मर अपनी हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से उस पैमाने पे फसल नहीं लगा सकेंगे, तो उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो देखने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में जो वो फ्रेट मार्जिन है, जो आपका पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। वो एक डिस्क्रेशन बनता जा रहा है, अगर उस चीज़ को ठीक कर लिया जाता है तो वो भी ठीक हो सकता है। और चौथी चीज़ जो कि शायद होनी चाहिए थी, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक डीरेगुलेटेड मार्केट की तरफ जा रहे हैं जिसमें मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करें, तो फिर आपको कंपटीशन लेके आना होगा। रिफाइनरीज पे भी कंपटीशन लेके आएँ, मार्केटिंग कंपनीज पे भी कंपटीशन लेके आएँ और डीलर्स पे भी कंपटीशन लेके आएँ, ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें डिफरेंट पैकेजेस की फार्म में, क्वालिटी की फार्म में। तब जाके आपका ये जो पेट्रोल का सिस्टम है ये शायद ठीक हो सकता है। अगर आप एक यूनिफॉर्म प्राइस सेट करेंगे रोजाना की बुनियाद पे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो मार्केट है वो कंपेटिटिव होगी या डीरेगुलेटेड होगी, वो ट्रू मीनिंग्स में, ट्रू सेंस में डीरेगुलेटेड नहीं होगी। करेक्ट, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर साहब हमें सारे सवालात के जवाब दिए। ये वही जवाब हैं जो हम ढूंढ रहे थे बहुत अरसे से। एक तो ये कार्बन लेवी वाला जो इशू है, जो 5 रुपये हमें पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर पे करने पड़ते हैं, वो हैविंग नोन कि हमारा कार्बन एमिशन 5% है, ठीक है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स उतने हैं भी नहीं, फिर भी वो हम पे लगा हुआ है, हम पे भी कर रहे हैं, तो उसको ऐसे वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता था हमें रेस्क्यू करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये है कि ये जो इन्होंने बात की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि जो मोनोपोली क्रिएट हुई भी है हमारे मुल्क में, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होगा रिफाइनरीज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर, डीलर्स के अंदर, तो जाके प्राइसेस जो हैं वो और अच्छी तरीके से अभी तो साइम जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने 40 दिन के लिए ये अपना जो एक एहतजाज था, तातुल था, उसको रोका हुआ है। अब देखते हैं आगे ये मामला किस तरह बढ़ेगा। अच्छा जनाब, हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से धरनों का सिलसिला जारी है और आज तकरीबन चौथा रोज़ है जिसमें इनके सिटीजन जो हैं वो दाखिल हो गए। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर, लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुन बैठे, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के हम देख रहे हैं कोई अप्रोच नहीं की गई, कोई मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने लाहौर में खिताब किया और खिताब में कहा कि हुकूमत ने अपने हदफ से भी ज़्यादा 8,000 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए। बिजली के बिलों में अलग आवाम की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके से हुक्मरानों ने 1200 अरब रुपए जमा किए। IPPs को बिजली ना बनाने के बावजूद 1700 अरब रुपए दिए। तो ज़रा सुन लेते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात का मैंने एक तरह से आपको पूरा समरी दे दी है, वो क्या कह रहे हैं। और वो ये बात वही है जिससे पहले हमारे साथ डॉक्टर खालिद वली थे, वो जिक्र कर रहे थे कि इन चीज़ों पे आप नज़रसानी कर सकते हैं, इन चीज़ों पर गौर किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकती है। ये जो IPPs हैं जिनसे हमने इतने सालों के मुआहदे किए हुए हैं, ये मुआहदे बजाय अगर ये बिजली प्रोड्यूस करें ना करें, लेकिन इनको रेंट की मद में जो है वो पेमेंट हो रही है और वो पेमेंट आपके हमारे पैसों से होती है जो टैक्स की मद में हमसे लिए जाते हैं। सुन लें जरा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब क्या कह रहे थे। हमें आपकी मुश्किलात पता हैं और वो मुश्किलात ये हैं कि लग रहा है कि आप जाने वाले हैं, आपका वक्त पूरा हो गया है और आपकी परेशानियां ये हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पिया के मंजूर नजर ना रहे हो। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए करनी पड़ेगी, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, गन्ने की कीमतें किसान को नहीं मिलती, इंपोर्ट की बात करते हैं, कभी एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये निजाम अब डिलीवर नहीं कर सकता। निजाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ कर रहे हैं, शाखों को झाड़ने से ये निजाम तब्दील नहीं होगा। ये जो जड़ से खराब निजाम है इसको जड़ से ही उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ये ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा है। एक छोटा सा अफसर लग जाता है, कौम का हाकिम अपने आप को समझने लगता है, गरीबों के ठेले इस तरह उठा के फेंकता है कि जैसे नौजुबिल्ला खुदा बन गया है। तो ये 25वां IMF का प्रोग्राम है जिसमें हम हैं और उसकी वजह से ही ये सब कुछ है। फैजुल्ला हमारे नुमाइंदे साथ हैं, जरा उनकी तरफ बढ़ते हैं। वैसे सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जमात इस्लामी के जो धरने, हुकूमत को तो कोई असर नहीं हो रहा, उनके कान पे तो जूं भी नहीं रेंग रही। वैसे सक्सेस का क्या मेयार है? इन सिटिंग्स के लोग हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या लोग भी आकर सिटिंग्स में बैठते हैं या ये बस एक मखसूस टाइम को बैठा जाता है और फिर जी जनाब अगले दिन की तैयारी होती है? सदर देखिए, जो कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है, धरना तो ये 24 घंटों का है और आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। अलबत्ता औकात कार मुख्तलिफ हैं जिसमें लोगों की तादाद बढ़ जाती है, कम होती है, तो ये घटती बढ़ती रहती है। मसलन अभी सुबह के वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी ये रोड बंद है और कारकुन यहाँ पर मौजूद है।
तादाद उनकी कम है क्योंकि जमात इस्लामी के बेशतर कारकुन भी जॉब्स वाले हैं या अपना कोई काम करने वाले हैं। तो 6 बजे के बाद फिर इसमें कारकुनों का बड़ा जो है ना एक रेला आता है और वो फिर रात देर तक बैठे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जमात इस्लामी इसके एक पूरे शेड्यूल जारी करती है। जैसे आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जमात इस्लामी की ख़वातीन यहाँ पर आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या सरकार को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या लोग इसमें शरीक हो रहे हैं? तो ये जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि बड़ी बदकिस्मती है कि लोग जो इस महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस पर बहुत डिस्कशन भी होती है, घर घर में बात होती है, सोशल मीडिया पर बात होती है और हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो यहाँ पर आवाम अगर देखा जाए तो उनकी तादाद न होने के बराबर है। यानी लोग इसमें उस तरह से जो हम आम शहरी जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है उनकी शिरकत अगर देखें तो वो न होने के बराबर है या फिर बहुत महदूद है। अलबत्ता जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे ताजिर बिरादरी है, तलबा हैं, वकला हैं, उनके वफूद इसमें आके शिरकत करते रहते हैं और इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं। और जहाँ तक बात है कि हुकूमत को कब और कितना फ़र्क पड़ता है, तो धरना जो 2-4 दिन का होता है उससे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। माजी में जो बल्दियाती हुकूमत के हवाले से जमात इस्लामी ने एक धरना दिया था सिंध असम्बली के बाहर, वो 29 रोज़ तक धरना दिया गया था और 29वें रोज़ जाकर फिर सिंध हुकूमत आई थी और जमात इस्लामी और उनके दरमियान कुछ नुकात पर मुआहदा तय पाया था। तो अभी तक इस तरह का यहाँ पर कराची में चूँकि ये वफाक का मामला है तो यहाँ तो किसी ने रब्ता नहीं किया। अलबत्ता ऐसी इत्तलात है कि वफाकी हुकूमत ने रब्ता किया है और कोई कमेटी बनाने की भी तजवीज़ दी है, लेकिन मजमूई तौर पर अभी तक ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इस धरने का कोई बहुत बड़ा असर लिया हो, क्योंकि आज चौथा रोज़ है और इस दौरान 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जा चुका है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज है धरने वालों को या कोई भी एहतजाज करने वालों को कि अगर आप एहतजाज भी करते हैं, पुरअमन तरीके से भी करते हैं, तो हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कीमतों में इजाफ़ा करके बता रहे हैं कि गवर्नमेंट वही करेगी जो वो चाहती है। तो जमात इस्लामी यहाँ बैठी भी एहतजाज करने और उन्होंने लोगों से भी कहा है कि फैजुल्ला हमने माजी में भी बहुत से धरने देखे हैं और धरनों में जमे गफ़ीर भी देखा है। अब आपके महकम में देख सकता हूँ खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, तो क्या स्ट्रीट पावर कितनी देख रहे हैं आप जमात इस्लामी की? और आप ये बता भी रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशंस है ना, कुछ टाइम के लिए ख़वातीन आती हैं, फिर कुछ मखसूस टाइम है उसमें नौजवान आते हैं, आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल आवाम जिनकी बात करते हैं, हाफ़िज़ नईमुर रहमान, ये जमात इस्लामी जी कहती है कि हम नॉर्मल जो आम आवाम है उसके हकूक़ का मुतालबा लेके निकले पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के हवाले से, तो वो आम आवाम नज़र आ रही है आपको इन धरनों के अंदर? नहीं, आम आवाम हमें नज़र नहीं आती। शाम में ये कि कोई इक्का दुक्का फैमिलीज़ या कुछ लोग आकर ज़रूर इसमें बैठ जाते हैं, लेकिन जो जमे गफ़ीर की बात की जाती है, जो आवाम होते हैं कि जिनको आना चाहिए, वो ऐसे धरनों से या इस एहतजाज से भी हमें लाताल्लुक़ नज़र आते हैं, तो वो इसमें मौजूद नहीं है। और जब तक किसी भी एहतजाज में, धरने में आवाम या शहरी शामिल नहीं होते हैं तो उसका वो दबाव नहीं बनता। उनकी मौजूदगी वो प्रेशर बढ़ाती है, गवर्नमेंट उसको फिर सीरियस लेने पर भी मजबूर होती है और फिर वो उन कीमतों को कम करना हो या कोई भी मुतालबा हो उस पर फिर वो अमल दरामद करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है कि महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सेस से मुतासर तो सब है, यानी कोई अमीर हो, गरीब हो, दरमियाने तबके का हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो तमाम लोग मुतासर है। लेकिन वो गुफ्तगू करते हैं, इस पे सोशल मीडिया पे बात करते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, फैमिली में, घर में, होटल्स पे, लेकिन वो किसी इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जो उन कीमतों को कम कराने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक मामला है कि लोगों की उस तरह से जो शिरकत है, जो हम आवाम जिनको कहते हैं, तो वो हमें ऐसे धरनों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। फैजुल्ला हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और देखें गवर्नर हाउस के बाहर भी ये धरना जारी है। अब आप सोचें, गवर्नर तो विफाक का नुमाइंदा होता है, तो उन्होंने भी अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया। आई थिंक इन्हें ठीक ठाक दिन बैठना पड़ेगा तभी शायद जाकर कोई बात सुनी जाए। लेकिन असल बात वही है ना कि अभी हमारी बात हो रही थी, तो फार्मूला क्या निकाला जाए, गुंजाइश कैसे निकाली जाए आवाम को
और क्या ये जो 225 का जो मुतालबा है जमात इस्लामी का पेट्रोल के प्राइस का, ये रियलिस्टिक है भी कि नहीं करंट सिचुएशन? यस, ये डूएबल है भी कि नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि बैठना है तो बैठें, मतलब आप ठीक है, लेकिन आपके बैठने से कहीं ना कहीं आप हम ये भी देख रहे हैं कि जब से आप बैठे हुए हैं तो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़े जा रही हैं। तो एक ये भी तो एक एंगल, एक टेंजेंट चल रहा है। बट विल कीप फॉलोइंग द धरना अपडेट्स एंड विल लेट यू नो। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आपको बताते हैं, कराची के शहरियों के लिए अहम खबर है, अच्छी खबर है। हाँ जी, और वो ये खबर है जनाब कि खुले मैन होल्स और ख़राब सीवरेज निज़ाम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने सख्त हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने वाजे किया है कि बल्दियाती मसाइल का हल सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयों से नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए, क्योंकि खुले गटर और सीवरेज की खराबी शहरियों के लिए मुसलसल खतरा है। और अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है, बोर्ड है, समेत तमाम मुतालिका इदारों को तमाम खुले मैन होल्स फौरी तौर पर महफूज तरीके से ढांपने, सीवेज लीकेज रुकावटें ख़त्म करने और सड़कों को साफ रखने का हुक्म दिया है। अब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कराची मुल्क में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जो पूरे पाकिस्तान में लगता है, लेकिन बद इंतज़ामी की वजह से ये मिसाली शहर नहीं लगता। ये तो इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कराची के शहरियों के लिए कि अगर सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाए और खुले मैन होल्स के ऊपर ढक्कन रख दिए जाएँ। ये जो बेसिक दो मुतालिबात हैं, तो ये तो बड़े दरीना मुतालिबात हैं और ये बड़े अरसे से कराची के शहरियों के हैं। अगर इनके ऊपर नज़र षानी हो रही है और सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया है, सफाई की भी बात की है कि सड़कें भी साफ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ये इंदिया दिया जनाब। तो बस अदालत के हुक्म पे देखते हैं अमल दरामद क्या होता है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड के निज़ाम में अहम तब्दीली की गई है और नादरा ने पाकिस्तान में तैयार करदा QR कोड पर मबनी नया शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करा दिया है। अच्छा, नए कार्ड में क्या होगा? जो दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड शामिल किया गया है, जिसे स्मार्टफोन के ज़रिए स्कैन करके शनाख्त की तस्दीक की जा सकेगी। तो यानी कि जो कार्ड होल्डर हैं उनकी मुतालिका शनाख्ती मालूमात और उसमें तस्वीर भी शामिल होगी, जिससे डेटा एंट्री की गलतियों के इम्कानात कम होंगे। और नए निज़ाम के तहत बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान रेलवे, पुलिस और दीगर जो मजाज इदारे हैं उनको शनाख्त की तस्दीक के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर फराहम किया जाएगा, जिससे शनाख्ती दस्तावेज़ात की जांच तेज़ और आसान होने की तवक्को है और पहले से जारी शनाख्ती कार्ड अपनी मियाद ख़त्म होने तक बदस्तूर कारआमद रहेंगे। ये भी आप लोग सुन लें कि अब परेशानी की बात नहीं है कि आप लोगों को जाके QR वाला ID कार्ड लेने, जब तक वो एक्सपायर नहीं होते आपके एग्जिस्टिंग ID कार्ड्स, तब तक आप वो यूज़ कर सकते हैं और जब वो एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद फिर आपका QR वाला ID कार्ड आपको बना दिया जाएगा। गुफ्तगू कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली साहब। बहुत शुक्रिया शबाहत, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो नए QR कोड वाला शनाख्ती कार्ड है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, इस तब्दीली की क्या वजह है और आम शहरी को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड का सिस्टम है उसमें दो किस्म के कार्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। एक चिप वाला कार्ड है और एक बगैर चिप वाला सादा कार्ड है। इसको हम अपनी ज़बान में टेस्लन कार्ड कहते हैं और शहरी इसको सादा शनाख्ती कार्ड कहते हैं। हमने डिसाइड ये किया है कि जो ये पहले वाला कार्ड है, यानी कि सादा शनाख्ती कार्ड है, पहले मरहले में इसको रिप्लेस करेंगे और दूसरे मरहले में जो ये चिप वाला कार्ड है इसको रिप्लेस कर देंगे। आपने वजह पूछी तो वजह बड़ी वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि शहरियों की शनाख्त को महफूज बनाने के लिए कार्ड को इस काबिल किया जाए कि वो आम शहरी भी किसी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के अमल को उसके लिए आसान बनाया जाए और ये अमल इतना इजी हो कि इसके लिए किसी हार्डवेयर की, किसी खास इक्विपमेंट की ज़रूरत ना हो। आप अपने मोबाइल से ही किसी भी फ़र्द के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक कर सकें। मैं मिसाल पेश करता हूँ कि अगर आपको किसी शख्स को एम्प्लॉय करना है और वो आपको अपना शनाख्ती कार्ड दे रहा है, या आपने घर किराए पे देना है, या कोई और लेन देन है माली, या गाड़ी खरीदनी बेचनी है, वो आपको शनाख्ती कार्ड देता है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, तो इस QR कोड की मदद से आप उस शनाख्ती कार्ड की तस्दीक बगैर नादरा के दफ्तर जाए बजाते खुद कर सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या नया कार्ड जो होगा वो लाजमी बनवाना होगा और जो मौजूदा शनाख्ती कार्ड है उसकी मियाद होगी क्या, कब तक ये काबिल इस्तेमाल रहेगा? सैदफ, हम नादरा ने जब भी कोई इस तरह का नया इनिशिएटिव लिया है तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि लोगों के लिए
किसी किस्म की मुश्किल क्रिएट ना हो। आपको याद होगा मैंने जून 2025 में आपके स्टूडियो में बैठकर अनाउंस किया था कि हमने जो बे फॉर्म हैं उनकी 3 इकसाम करनी है और पिछले वाले बे फॉर्म जो हैं वो हनूज कारआमद रहेंगे। ताहम जो नई एप्लीकेशंस आएंगी उनको नए फॉर्मेट के ऊपर बे फॉर्म इशू किया जाएगा। तो इसी स्ट्रैटेजी, इसी हिकमत अमली के तहत जो नई दरखास्तें आ रही हैं उनको हम ये नया QR कोड वाला जो कार्ड पाकिस्तान में बना है ये देंगे। ये बहुत ज़रूरी है बताना कि इस कार्ड के तमाम लवाजमात पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। हमारा किसी दूसरे मुल्क पे इस कार्ड को बनाने के लिए इन्हिसार नहीं। और जैसे जैसे लोग आते चले जाएंगे ये नए कार्ड पुराने कार्ड को रिप्लेस करते जाएंगे, लेकिन आपके पुराने कार्ड कारआमद रहेंगे। अच्छा, मैं आवाम के अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल सादा फ़हम में आपसे समझना ही चाहता हूँ कि जिस तरह से भी हम बात करें कि अभी खैर QR वाले जो ID कार्ड्स हैं वो तो आएंगे ना, अभी मौजूदा लोगों के पास जो चिप वाले कार्ड्स हैं वो चिप वाले कार्ड्स वो कैसे डिफरेंट हैं और वो उसमें मतलब ऐसा क्या स्पेशल है, वो चिप कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जो अभी चिप वाले ID कार्ड्स के लिए जो चिप जो नस्ब की गई है? हमने जब ये चिप मुतारिफ करवाई थी तो बुनियादी तौर पे उसका भी मकसद यही था जो इस QR कोड का है कि अगर कहीं शनाख्ती कार्ड प्रेजेंट होता है तो उस शनाख्ती कार्ड को वेरिफिकेशन के अमल से गुजारा जा सके, यानी किसी और फर्द का कार्ड कोई और शख्स इस्तेमाल ना कर रहा हो। और इस गर्ज से इसके अंदर एक चिप लगा दी गई थी। इस चिप को अगर आप एक हार्डवेयर है जिसको चिप रीडर कहते हैं उसके अंदर डालें तो ये जो कार्ड के बाहर जितनी भी मालूमात आपके बारे में दर्ज है, जिसमें आपका नाम, आपकी बल्दियत, आपकी तारीख पैदाइश, तारीख इजरा शनाख्ती कार्ड की, ये तमाम आपका एड्रेस वगैरह मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें उस चिप के अंदर ये मालूमात एम्बेड कर दी गई थी, महफूज कर दी गई थी। इसकी एक आसान मिसाल ये है कि आपको बैंक ने ATM कार्ड दे रखा है और जब आप उसको ATM मशीन में डालते हैं तो मशीन का जो चिप रीडर है वो ATM कार्ड की चिप को रीड करके आपके बैंक बैलेंस को एक्सपोज कर देता है आपके ऊपर और फिर आप अपने अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। सो इसी तरह से ये जो चिप थी इसके अंदर वो तमाम डाटा मौजूद है। अगर आपके पास वो चिप वाला कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे कि अभी आप हमारे इलामे में से पढ़ भी रहे थे कि पुलिस को, FIA को, बैंक्स को, पाकिस्तान रेलवे को हम इस तरह का हार्डवेयर इक्विपमेंट भी देंगे जो बड़ी तादाद में आम अफराद के कार्ड की वेरिफिकेशन कर सके। यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप काउंटर पे पहुंचते हैं जहां पर आपने टिकट लेके जहाज में ऑन बोर्ड हो जाना है तो वो एक मशीन के जरिए आपके कार्ड को स्कैन करके आपके पर्टिकुलर्स की तस्दीक कर सकें। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने कहा कि आप FIA को, बैंक्स को और जो कंपनीज है अस्पतालों को, इनको भी एक बड़ा इस हवाले से एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फराम करेंगे। मुझे बताइएगा अब तक बैंक्स में ये हालात हैं कि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं क्योंकि उनके जो थंब इम्प्रेशन है वो नहीं आते हैं, उसकी बात तस्दीक जो है गो के नादरा ने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है कि वो पिक्चर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बट ये जो अभी सिस्टम है ये बैंक्स में नहीं आया है। तो उन बुज़ुर्ग शहरियों को फिर वेट करना पड़ता है, उनको एग्जाम्शन के लिए बाकायदा पता नहीं वो कहीं अपने हेड ऑफिस भेजते हैं। तो ये बैंक्स में ये सहूलत क्यों नहीं है और QR कोड से क्या ये सहूलत उन बुज़ुर्ग शहरियों को मिल सकती है? जहां तक बैंक्स का ताल्लुक है उसमें जैसे आपने खुद भी बताया कि हमने उनको ये दोनों सहूलियात दे रखी हैं कि अगर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते तो वो अपने कस्टमर की तस्वीर लेकर नादरा के डाटाबेस के साथ लाइव मैच कर सकते हैं। न सिर्फ हमने ये सहूलत दे रखी है बल्कि इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल बैंक्स को एडवाइजरी नोट भी भेज रखा है जिसमें उनको पाबंद किया गया है कि वो इस फैसिलिटी को इंश्योर करवाएंगे। उसके अलावा जब I don't want to take the name of the bank, but बैंक में ये सहूलत नहीं है as we speak now। वो कहते हैं जी हमारे पास अभी आप दुरुस्त बना रही हैं, बहुत से बैंक्स इसमें अभी शायद मुतामिल हों भी, ऐसा यकीनन होगा। लेकिन बहरहाल हमने ये किया कि फिर हमने एक खास सर्टिफिकेट का इजरा किया और उस सर्टिफिकेट का नाम हमने रखा है मल्टी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। यानी कि आपको नादरा 20 रुपए के बस एक सर्टिफिकेट इशू करता है, या आप अपनी पाक ID ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप करीबी सहूलत मरकज से भी ले सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट को जब आप बैंक को प्रेजेंट करेंगे, चाहे आपकी उंगलियों के निशानात मैच नहीं भी कर रहे, अगर आपका फेशियल भी मैच कर रहा है तो आपको वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो बैंक में कंज्यूम हो सकता है और बैंक उसके एवज उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि आपके बायोमेट्रिक्स मैच कर गए। ताहम ये जो टेक्नोलॉजी आई है QR कोड की, ये उससे भी एक कदम आगे है। यानी कि बैंक को सिर्फ हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है जिसमें एक मरतबा उन्होंने QR कोड आपका स्कैन करना है और आपके तमाम पर्टिकुलर्स उनके सामने आ जाएंगे। तो इसके बाद
मेरा ख्याल है कि ये जो प्रॉब्लम है ये यकीनन हल हो जाना चाहिए। और इस हवाले से हमने तमाम इदारों को, जो रेगुलेटरी इदारे हैं, उनके साथ हमारी करस्पॉन्डेंस चल रही है कि इसको इंश्योर भी कराया जाए कि कमर्शियल बैंक समेत बाकी तमाम इदारे जहाँ पर कस्टमर्स का फुटफॉल होता है और जहाँ उनको अपनी वेरिफिकेशन देनी होती है, उनको इस अमल को आसान बनाने में मदद फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया सैयद शबाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, अगर आपने भी आपको अब ID कार्ड अगर आपका गुम गया या एक्सपायर हो चुका है और आप नया ID कार्ड बनवाने जाएंगे तो अब वो आपको QR वाला ID कार्ड मिलेगा, ना कि चिप वाला ID कार्ड। यानी कि आप भी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा उसका बन सकते हैं, तो वेरीफाई हो सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड जी असल बंदे का है कि नहीं है। ये तमाम तर इशूज हैं, बिल्कुल ऐसे अच्छे ही है। से हल हो सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं एक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़े आ गए। बच्चा पार्टी के 2 महीने कहीं 3 महीने छुट्टी हुई, लेकिन अब हो गए हैं स्कूल शुरू, और स्कूल शुरू होने के साथ माओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इन द सेंस वैसे तो घर में भी वो फरमाइशें कर ही रहे होते हैं खाने की, कभी पिज्ज़ा बना दें, लजानिया बना दें, बट अब लंच बॉक्स तैयार करना है। लेकिन उस लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चे के ग्रोइंग एज के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, मुझे ना अपने बचपन का लंच याद आ गया वो गीली सी ब्रेड जब वो लंच टाइम पे खुलता था लंच बॉक्स और उसके अंदर वो सैंडविच अजीब सा वो मॉइस्ट हुआ होता था, या फिर वो नूडल्स, वो गरम गरम बंद कर दिया था नूडल्स वैसे ऐसे डब्बा बना होता था नूडल्स का, मतलब डब्बे के अंदर कोई डब्बा होता मांगता था नहीं था, नूडल्स ये का। तो वो बड़ा उस अच्छा लंच को देख के लेकर मेरा आते। खाने का दिल नहीं करता था मेरे से किसी ने क्या तो मांगा। कुछ बच्चे होते हैं अपना लंच बॉक्स किसी दूसरे को दे देते हैं, उससे कहते हैं तुम अपना लंच बॉक्स मुझे दे दो। हाँ, ऐसे होता है। और कुछ होते हैं जो ज़बरदस्ती आपका लंच खा लेते हैं। टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन हम खैर उस तरफ शर्म नहीं आनी जाएंगे चाहिए उन ऐसे traumas की टीचर्स को, तरफ। बाय द वे। हाँ जनाब, अच्छा, आपका लंच के अंदर सबसे बेसिक चीज़ ये मुझे ये लगता है कि जो लंच बॉक्स है इट शुड लुक नाइस, वो प्रेजेंटेबल हो ताकि उसको खाने का दिल करे, उसको खोलने का दिल करे। बेशक उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें भी हों और उसमें बड़ी बैलेंस्ड लंच बॉक्स बनाना चाहिए। तो लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अम्माएँ जो हैं वो लंच बॉक्स में क्या डाल के भेजें कि बच्चे लंच खा के आएँ, ना कि लंच बॉक्स ऐसे ही वापस घर ले आएं। हाँ, ये बड़ा बुरा सीन होता है जब वही चीज़ें जो सुबह सवेरे माँ ने इतनी मेहनत से मम्मा ने बना के दिया, अच्छा सब्जियों अंडे का सैंडविच, घर का बना रोल, फल, दही, मेवाजात, ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों को ना चटपटी चीज़ें पसंद आती हैं, फ्रोजन आइटम पसंद आते हैं, फ्राइड आइटम्स पसंद आती हैं उनको। फ्राइज़ बना दो उनको, नगेट्स बना दें, बर्गर्स बना दें। चलें जी, हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से द एक्सपर्ट, वो हमें बताएंगे कि लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर अबीरा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अबीरा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बच्चों के लंच बॉक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए, और लंच बॉक्स में ऐसा क्या डालें कि बच्चे खा के लंच वापस आएँ, ना कि लंच बॉक्स ऐसे ही वापस ले आएँ? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप लंच बॉक्स में डाइवर्सिटी रख सकते हैं, काइंड ऑफ। इसका मतलब है कि जो इन्होंने बहुत सारे नाम लिए, मेवाजात, सैंडविचेस, रोल, तो आप कोई एक चीज़ ना दें। इफ़ आपका बच्चा पिकी ईटर है तो आप जो है वो मोर देन 1 चीज़ें दें, क्योंकि बच्चा भूखा भी नहीं रह सकता है। स्कूल लंच का इसके लिए हमें मतलब समझना होगा ना। बच्चा सुबह से दोपहर तक स्कूल में है और खाना उसके लिए बीच में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे वापस से उसको एनर्जी उसकी जो है जो डिप्लीट हुई थी सुबह नाश्ते के बाद। और अब मसला ये होता है आजकल बहुत सारे बच्चे नाश्ता भी प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं, करते ही नहीं है। तो उस एनर्जी डिप्लीशन को हम जो है वो कोप अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ताकि बच्चा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके, तो एक हेल्दी लंच देने की हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हेल्दी लंच दें। और अब स्कूल्स में भी काफ़ी फोकस होता है कि हेल्दी लंच लेकर आएँ, होममेड लंच लेकर आएँ, या ज़्यादा प्रोसेस फूड ना लाएँ। तो इसके लिए डाइवर्सिटी की जो बात है कि आपका बच्चा अगर पिकी ईटर है और वो पूरा लंच वापस ला रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी का लंच ना दें, कुछ उसकी मर्ज़ी की चीज़ें रखें और कुछ चीज़ें उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए जो आपको लगता है हेल्दी है, उसकी सेहत के लिए अच्छी है, वो थोड़ी थोड़ी ऐड करें, तो इससे बहुत इफाका हो सकता है। अच्छा, ये क्या वजह है जो बच्चे हैं मेजॉरिटी वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, पता नहीं उनका दिल नहीं कर रहा होता, स्कूल का स्ट्रेस होता है जाने का, क्या वजह होती है? और जैसे साइम ने मेंशन किया, बाय द लंच टाइम, ब्रेक टाइम, वो जो आपका लंच बॉक्स में जो आइटम होता है वो ब्रेड भी कह रहे थे सॉगी हो जाता है। हाँ, खाना वो जो लंच होता है वो ठंडा हो जाता है, तो क्या करें उसके लिए? देखें, उसके लिए डिफरेंट आजकल लंच बॉक्सेस आए हुए हैं मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। या जैसे आपने बात की थी कि आपका लंच जो है गरम पैक हुआ होगा, दैट इज़ वाई कंडेंसेशन की वजह से वो सॉगी या नरम हो जाता है।
तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आपने अगर कोई हॉट लंच आप दे रहे हैं उसको तो एटलीस्ट वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आप लिड बंद करें लंच बॉक्स की। अदरवाइज़ जब गर्म होता है, स्टीम निकलती है, तो फिर वो वापस पानी कंडेंस होता है और आपकी जो भी चीज़ होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। और मॉइस्ट होना ना 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो वो आपकी सेंसरी के लिए, देखने के लिए और खाने के लिए अपीलिंग नहीं रहता। सेकेंडली, मॉइस्चर अगर किसी चीज़ में बहुत देर तक रहता है तो वो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए भी बहुत काम होता है कि आपकी चीज़ जो है वो फूड सेफ नहीं रह सकती अगर पानी उसके अंदर एक्सेसिव खड़ा हुआ है कहीं। अच्छा, वो माएँ अक्सर ये करती हैं जूस बॉक्स जो आते हैं ना बाहर के जूस, वो बिस्किट चिप्स ये शामिल किए, ठीक है बच्चों के लिए खाना? देखिए, ओकेजनली तो ठीक है, लेकिन फ्रूट जूस कभी भी जो है वो होल फ्रूट को रिप्लेस नहीं कर सकता। Correct. तो आप ओकेजनली आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ड्रिंक होना चाहिए स्कूल के लिए बच्चे का वो पानी ही होना चाहिए। पानी होना चाहिए। पानी तो वो पीते ही नहीं। तो ये अगर हमने अपने बच्चों के लंच बॉक्स को पोर्शंस में डिवाइड करना हो तो कौन से प्राइमरी पोर्शन हैं जो कि ऐड करना बड़े ज़रूरी हैं? वही सारे पोर्शन जो हम सबको लेने हैं कि उनके लिए कार्ब्स होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, सारे काम करते हैं। कुछ प्रोटीन का पोर्शन हो, उसमें अगर बच्चे अंडा खा लें तो बहुत अच्छा, नहीं खाते तो आप जो है वो चिकपीस, बीन्स इस तरफ भी जा सकते हैं। सम अमाउंट ऑफ नट्स आप ऐड कर सकते हैं, होल खजूर, आप इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, कुकम्बर्स, कैरेट्स, ये सारी चीज़ें। लाइक कलरफुल भी उनका लंच बॉक्स, जैसे आपने बात की ना, दिखने में अच्छा भी लगेगा और वो उनके लिए हेल्दी भी होगा। एक सवाल और है कि बच्चे, आपने कहा पिकी आइटम्स जो है उनको खाने होते हैं, कुछ बड़े पिकी होते हैं, कब से उनके अंदर ये हैबिट डेवलप की जाए तो वो सब कुछ खाने की आदत उनमें आ सकती है? ये तो जब हम फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना बच्चों को, वीनिंग का 4 से 6 माह के बाद जब खाना शुरू करवाते हैं तो ग्रेजुअली जब उनको फूड दे रहे होते हैं 1 ईयर तक आके उनको तमाम फूड से हम एक्सपोज कर चुके होते हैं। तो उस ज़माने में ही जब उनकी नया खाना उनको शुरू किया जाता है तो आप उनको हर तरह का फूड दें, तो फिर बच्चे जो है जाके एक बाय द टाइम जब वो स्कूल लेवल पर आते हैं तो वो हर चीज़ खाने की उनको आदत होती है। या वो एक ज़माने में ये भी होता था, अम्मी का डंडा होता था। अब तो भाई ऐसी जेंटल पेरेंटिंग हो रही है ना, हो बच्चा अगर कह दे मैं नहीं खाना तो दूसरे दिन कोई नई चीज़ बन रही होती है और फरमाइशों का सिलसिला जारी होता है। हमारे टाइम में एक खाना बनता था और सारे खाते थे चुप करके। अब जनाब 4-4 डिशेस बनती हैं, 5-5, और सब जो है ना अपने मोबाइल फोन सामने रखते हैं फिर खाना खाते हैं। और हमारे टाइम में तो जो बच्चा घर में नहीं खाना खाता था ना तो अम्मी उसको लिफ्ट भी नहीं कराती थी, नहीं, उसको डबल डांट पड़ती थी और पिटाई होती थी। कहती थी नहीं खाना ना खाओ, उठ जाओ। अच्छा, यहाँ जो आपने बात की ना मोबाइल फ़ोन देखने वाली, मोबाइल फ़ोन देख के खाना खाना, इट इज़ द वर्स्ट ईटिंग हैबिट। इससे बच्चे को या किसी बड़े को भी पता नहीं चलता कि उसने कितना खाया है। अच्छा। उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो स्क्रीन में इतना इन्वॉल्व हुआ होता है, ना उसको फूड का टेस्ट सही पता चल रहा होता है, ना उसको पोर्शन सही पता चल रहा होता है, ना वो कलर पे फोकस करता है, ना वो टेक्सचर पे फोकस करता है। ये तो बड़ी बुरी आदत है। ये तो एंजॉय कर रहा है। यस, खाना भी एंजॉय नहीं करता ना, माउथ फील। देखें, अगर आप अपने दादी दादा या अम्मी अब्बू को देखेंगे तो उनको पता चल जाता है कि ग्राइंडर से पीसी हुई दाल के कबाब है या सिल पे पीसी हुई दाल के कबाब है या फ्रोजन है या इसमें अदरक लहसुन, ये इतना रेशो, क्योंकि दे वर मोर फोकस्ड ऑन देयर फूड। वो हम लोगों की तरह मोबाइल पे फोकस नहीं होते थे मोस्टली, तो उनको चेंजेस भी पता चलते थे टेस्ट के। तो अब अगर तो जिन बड़ों को ये आदत जिन्होंने लर्न कर ली है वो अनलर्न कैसे करें इसको? आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फ़ोन थोड़ी देर के लिए, खाने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 10 मिनट लगते हैं, तो उस 10 मिनट के लिए फ़ोन को ब्रेक दें, वाईफाई ऑफ करें ताकि आपके सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस ना आए। करेक्ट, सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अबीरा, आपने बड़े अच्छे से आज बहुत सी बातें समझाई। आई होप कि वो जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको इस सेगमेंट से इस्तेफादा हुआ होगा और कलरफुल लंच बॉक्सेस बना के भेजें बच्चों को, उसमें फ्रूट्स भी डाल दिया करें, उसमें वेजिटेबल्स भी डाल दिया करें। अच्छा, इससे पहले मुतादिद मरतबा हम आपके सामने ऐसी स्टोरीज़, ऐसे वाक़यात, दिल खराश वाक़यात भी लेकर आए हैं जब लोग अच्छे फ्यूचर के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाकर बाहर जाते हैं और फिर जिन हालात का उन्हें सामना करना पड़ता है वो भी सबके सामने है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बैरून मुल्क जाने का ख्वाब पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक डरावनी हकीकत बन गया है। इंसानी स्मगलरों के बायस इराक़ में 30 पाकिस्तानी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। इराक़ में महबूस और जेलों में कैद पाकिस्तानियों पर बदतरीन तशद्दुद भी किया जा रहा है, ये रिपोर्ट हुआ है। और नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियोस फिर
अहले खाना को भिजवाई जाती हैं। अब सोचें उन पर क्या बीतती होगी, वो क्या सोचे बैठे थे और कैसी वीडियोज़ उन्हें मिल रही हैं। मुतासर नौजवानों की लबाइकीन ने फिर वकील के ज़रिए सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर को ख़त लिखे हैं। नौजवानों को गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत दिलवाने का झांसा था, जैसा कि हमेशा से ऐसा होता है, और फिर उनको इराक़ ले जाया गया। अब हर पाकिस्तानी के बदले मज़ीद 10 से 20 हज़ार डॉलर्स की डिमांड की जा रही है, उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि फैमिली और पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। नौजवान हैं, ठीक है, वो उनकी जितनी समझने सोचने की सलाहियत है वो उसके मुताबिक फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन जब वो फ़ैसला आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों को समझ होनी चाहिए इस बात की कि ज़ाहिर है आप लोगों ने तो तजुर्बा रखते हैं इस चीज़ का, तो उनको डिस्करेज करें इस चीज़ से कि गैर कानूनी। और दूसरी बात ये है कि गैर कानूनी तरीके से जब आप जा रहे हैं तो आप उस पर भी पैसे अच्छे खासे लगा रहे हैं। या तो हो कि आप लोग उसमें 2-3 लाख में चले जाएं, आप उसमें भी 15-20 लाख लगा रहे हैं, आगे जाके फिर आप तशद्दुद आप पे किया जाता है और फिर आपके लबाइकीन से और पैसे डिमांड किए जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि ऑफिशियल तरीके से जाया जाए। चलें, तो इसका हल क्या निकल सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट अली चंगेज़ी सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिंधु साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए, जो 30 पाकिस्तानी हैं इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंस गए, इराक़ कैसे पहुंचे ये? क्योंकि पहली बार मैं ये सुन रही हूँ, अदरवाइज तो हम दूसरे डेस्टिनेशन सुन रहे होते हैं। जी चंगेज़ी साहब। जी बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले आपने रूट की बात की है कि ये जो 30 नौजवान जो इस वक्त इराक़ की जेलों में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इराक़ पहुँचे कैसे? दरअसल ये स्टोरी है कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग है जिसके सरगना वो ऑपरेट कर रहा है ईरान में, पाकिस्तान में और इराक़ में, जिसमें ना सिर्फ मर्द हैं बल्कि ख़वातीन भी हैं और इराक़ी पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़े भी उसके अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में आपको पता है एजेंट्स माफिया बहुत एक्टिव है। एजेंट्स इन जो नौजवान हैं जिनका ताल्लुक ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों से है, उनको ये रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि इराक़ के अंदर अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ी उधर इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं, लिहाजा अगर आप जाते हैं तो माहाना आपको डॉलर्स की मद में आपको पेमेंट की जाएगी, सैलरीज़ की मद में। लिहाजा इनसे 3-3, 5-5 लाख रुपया लेके इनको किसी को ज़ियारात के वीज़े के ऊपर ईरान लेके जाया जाता है लीगली। आगे फिर जो महरान बॉर्डर है इराक़ और ईरान के दरमियान, उसके ज़रिए इनको इराक़ मुंतकिल किया जाता है। किसी को पाकिस्तान से ही हालांकि बताया ये जाता है कि हम आपको लीगली लेके जाएंगे, लेकिन जब ये उनके चुंगल में आ जाते हैं उसके बाद इनको मजबूरन डंकी लगा के ही जाना पड़ता है। उसके बाद की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। जैसे ही ये पाकिस्तानी नौजवान इराक़ पहुँचते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट टॉर्चर सेल्स मौजूद थे जिनको लीड कर रहे थे, जिसमें शहरियार खान का नाम बताया गया है, इरफान बॉस का नाम बताया गया है और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो प्राइवेट टॉर्चर सेल्स उन्होंने कायम किए हैं इराकी पुलिस के उसके साथ मिलकर। और वहाँ पर इन बच्चों के ऊपर इनके मुंह में पखाना किया जाता है, इनके जिनसी अज़ा के ऊपर करंट लगाया जाता है, इनके जिनसी अज़ा को काटा जाता है। अच्छा, मैं आपसे जानना ही चाहूँगा कि अब अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है, ये ज़रा समझाइए कि हम तो अपने प्रोग्राम के थ्रू भी बाहरहा अवेयर करते हैं लोगों को, और क्यों ये एजेंट्स जो हैं, ये जो नेटवर्क है, चले ठीक है जिनका सरगना है वो दूसरे ममालिक में होते हैं, लेकिन एजेंट्स तो पाकिस्तान में होते हैं ना, इनका पूरा नेटवर्क क्यों नहीं डिबंक किया जाता? बिल्कुल, एजेंट्स माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत ने पहले भी बहुत कार्रवाइयाँ की हैं और कार्रवाई मज़ीद होनी चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि ये वालदैन को भी पता होता है, बजाय कि मैं सिर्फ वन साइडेड बात करूँ कि मैं इनका वकील हूँ और इन्हीं की बात करूँ। ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनके बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती भी हुई है इराक़ के अंदर। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग है उसने ज़्यादती भी की है, इसके बावजूद वो अपना बच्चा भेज रहे हैं, दूसरा बच्चा इराक़ में डंकी लगा के भेज रहे हैं कि हमारे पास पैसे आएँ। उसके बाद एजेंट माफिया पाकिस्तान में आपको पता है एक्टिव है और ये ऐसा इंटरनेशनल हीनियस क्राइम है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना टेक्निकली बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको पता नहीं होता। 10 से 20 हज़ार डॉलर पर पाकिस्तानी मांग रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, कैसे वापस लाया जा सकता है इन पाकिस्तानियों को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और दीगर अदारों को, उसके अंदर जो मेरी गुजारिशात हैं, पाकिस्तान मेंबर स्टेट है, इराक़ मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मौजूद है, उसका आर्टिकल 17 बात करता है प्रिजनर्स को ट्रांसफ़र करने की। अगर ये प्रिजनर्स ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार हो चुके हैं तो इनको हम क्रिमिनल्स नहीं कहेंगे बल्कि इनको हम विक्टिम्स कहेंगे।
और यही बात है कि पाकिस्तान का प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018 भी इस तरह के लोगों को विक्टिम कहता है, क्योंकि इनकी विक्टिमाइजेशन होती है, इनको पता नहीं होता कि आगे क्या इनके साथ होने जा रहा है। लिहाजा आर्टिकल 17 UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसके मुताबिक हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इराक की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें, एग्रीमेंट करें कि हमारे इन नौजवानों को पाकिस्तान की जेलों में ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद आर्टिकल 18 है जो भी ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं उनको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 19 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल JIT की हमने मांग की है, हमने रिक्वेस्ट की है, सजेशन दी है कि इंटरनेशनल JIT बनाई जाए ताकि ये जो फैक्ट्स हैं, जो फैमिलीज इवन के मुझे भी बता रही हैं, मेरे पास भी जो सरसरी इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने एप्लीकेशन को आगे भेजा है। लिहाजा इंटरनेशनल और नेशनल JIT बनाई जाए जो इस इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग को और विक्टिम्स को जो भी रियलिटी है उसको डिग आउट करके इसको आगे जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं उसको लेके जाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। देखें, ज़िम्मेदारी मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर अब ऑब्वियसली वो इनको विक्टिम्स कहा जाएगा, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। वो भी ये बता रहे थे कि वकील साहब ये बता रहे हैं कि एक बच्चा ऑलरेडी जो है वो वहाँ पर हफ्से बेजा में है और दूसरे बच्चे को भी भेजा जाता है कि डॉलर्स की लालच में के पैसे आएँ। तो ये शॉर्टकट्स ना तलाश करें और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को भी डिस्करेज करें कि ऑफिशियल तरीके से जाएं, वरना अपने मुल्क में इज्जत की और हलाल रोज़ी कमाएं। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से इन पाकिस्तानियों को वहाँ से वापस लाया जाए। अब देखते हैं इसके लिए तरीक़ाकार क्या अपनाया जाएगा। चलें जी, अब आपको जो हम खबर बताने जा रहे हैं उसको सुन के आप बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने बाखबर सवेरा को देखा था लाहौर में, और वो इसलिए देखा था क्योंकि लाहौर में चल रही थी बसंत। तो इस ईयर भी आप लोग ज़रा जस्ट बकल अप, फास्टन योर बेल्ट्स। दिस ईयर, यस दिस ईयर, वो तो थोड़ी टाइमलाइन मिक्सअप होगी। अच्छा जनाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने तारीखी शहर लाहौर में बसंत के त्यौहार की बहाली का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये बताया है कि आइंदा साल मतलब साल 2027 के अंदर 12, 13 और 14 मार्च को बसंत मनाई जाएगी। बसंत फेस्टिवल होगा लाहौर में, जिसके दौरान 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। हमने इस साल भी सारा ये एपिसोड देखा था। इन तारीखों में लाहौर एक बार फिर रिवायती रंगों, सकाफत और जश्न की रोशनी से जगमगाएगा। तो बसंत के त्यौहार में रिवायती पतंगबाजी होगी, मौसीकी होगी, सकाफती प्रोग्राम्स होंगे और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ भी शामिल होंगी। सदफ, आर यू एक्साइटेड? अच्छा, मुझे ना पतंग नहीं उड़ानी आती, टू बी आपने लास्ट टाइम ऑनेस्ट। सीखी तो थी थोड़ी। मैं फिर भी मेरी दिलचस्पी उसमें डेवलप नहीं हुई। अच्छा, सो मेरा पतंग उड़ाने में तो कोई इंटरेस्ट। बट व्हाट अबाउट लाहौर's कल्चर एंड हेरिटेज जो हमें देखने को मिलता है? बट आई वांट कि फिर पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करे। Correct. व्हाई जस्ट वन सिटी, व्हाई जस्ट वन स्पेसिफिक एरिया? सो इवन कि हमने अभी फैब में भी देखा था कि पूरे पंजाब में भी बसंत नहीं थी। तो हमारा ये हम ये ख्वाहिश करते हैं और दुआगो है कि पूरा पाकिस्तान ही ऐसे रंगो नूर में हमें नहाता हुआ नज़र आए और पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होकर हमें सेलिब्रेट करता नज़र आए, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो। तो ये जनाब आप लोग अपनी तैयारी कर लें, लेकिन QR वाले गुड्डे जो हैं वो ही चलेंगे, ये भी साथ आपको बता दें। QR के विदाउट जो गुड्डे हैं वो नहीं उड़ाए जा सकते। चले जी, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।